हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 7 चैप्टर डिस्कस करेंगे सतीश चंद्रा की मेडावल इंडिया बुक का। ये आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुग़ल काल, दिल्ली सल्तनत वगैरह आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। लगभग 1 आवर 20 मिनट के आसपास वीडियो रहेगा। इसमें आपका 7 चैप्टर कवर होगा। अगर आपने पहले 6 चैप्टर नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। द दिल्ली सल्तनत 2, सिर्फ का मतलब होता है अबाउट के बारे में। लगभग 1200 से 1400 के बीच का टाइम जो है एडी एनो डोमिनी बोलते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। द खलजीज एंड द तुगलक्स, खलजी और तुगलक के बारे में बात करेंगे। एनो डोमिनी एडी 12 से 1400। आफ्टर द डेथ ऑफ द बलबन इन 1286, बलबन की डेथ हो गई थी 1286 में। देर वॉज अगेन कन्फ्यूजन इन दिल्ली, दिल्ली में कन्फ्यूजन था फॉर दी सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। बलबन चोजन सक्सेसर प्रिंस मोहम्मद हैड डाइड अर्लियर इन ए बैटल विद द मंगोल्स, तो बलबन ने जो चुना था सक्सेसर अपना प्रिंस मोहम्मद, वो मर चुके थे। किसमें? बैटल विद मंगोल्स, मंगोल के साथ लड़ाई में। ए सेकेंड सन बुगरा खान, बुगरा खान प्रिफर टू बी रूल ओवर बंगाल एंड बिहार, उसको मतलब प्राथमिकता दी गई बंगाल और बिहार पे राज करने के लिए। आल्दो ही वाज इनवाइटेड बाय नोबल्स एट द दिल्ली टू अज्यूम द थ्रोन, आल्दो यद्यपि उसको इनवाइटेड किया गया नोबल्स के द्वारा दिल्ली में अज्यूम अब राजगद्दी संभालने के लिए। हैंस ए ग्रैंडसन ऑफ बलबन वाज इंस्टॉल इन दिल्ली, जो उसका बलबन का पोता था वो वहाँ पे बैठा दिल्ली में। इंस्टॉल इन दिल्ली, वाज इंस्टॉल मतलब उसको बैठाया गया, इंस्टॉल इसलिए यूज हुआ है। बट ही वाज टू यंग, वह बहुत यंग था, एंड इनएक्सपीरियंस, वो इनएक्सपीरियंस था टू कोप अप विद द सिचुएशन। देयर हैड बीन ए गुड डील ऑफ रिसेंटमेंट, मतभेद था, एंड अपोजिशन एट द अटेम्प्ट ऑफ द टर्किश नोबल टू मोनोपलाइज हाई ऑफिस। तो क्या था? देयर हैड बीन ए गुड डील, बहुत अच्छी डील रही थी। रिसेंटमेंट की मतभेद की, ओपोजिशन एंड ओपोजिशन की एट द अटेम्प्ट ऑफ द टर्किश नोबल टू मोनोपलाइज हाई ऑफिस। तो ये बात है कि वह रह चुका है। गुड डील ऑफ रिसेंटमेंट, मतभेद था, ओपोजिशन थी टर्किश नोबल की, टू मोनोपलाइज हाई ऑफिस, हाई ऑफिस में टर्किश नोबल थे। मैनी नॉन टर्क्स, जो नॉन टर्क्स थे, सच एज खलजीज हैड कम टू इंडिया एट द टाइम ऑफ द गुरीद इन्वेजन, जो मोहम्मद गोरी या गुरीद जो डायनेस्टी के थे उन्होंने इन्वेजन किया, तब नॉन टर्क्स आए, खलजी आए इंडिया में। दे हैड नेवर रिसीव्ड सफिशिएंट रिकग्नाइजेशन इन दिल्ली, उनको सफिशिएंट रिकग्नाइजेशन नहीं मिला था दिल्ली में। एंड हैड टू मूव बंगाल मूव करना पड़ा, एंड बिहार फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, और बिहार में गए एक एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी लेके। दे हैड ऑल्सो फाउंड एम्प्लॉयमेंट एज सोल्जर, उनको नौकरी मिली एज ए सोल्जर्स, एंड मैनी ऑफ देम बीइंग पोस्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट टू मीट द मंगोल चैलेंज, उनमें से बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट चले गए मंगोल के चैलेंज को फेस करने के लिए। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम मैनी इंडियन मुस्लिम्स हैड बीन एडमिटेड इन द नोबिलिटी, उसी टाइम में बहुत सारे मुस्लिम थे, हैड बीन एडमिटेड किए गए टू द नोबिलिटी। दे आल्सो वर डिससेटिस्फाइड एट द बीइंग डिनाइड हाई ऑफिस, तो वो भी डिससेटिस्फाई थे कि उनको ऊंचे पद नहीं दिए गए थे ऑफिस में। एज मे बी इन्फर्ड, ऐसे मतलब इसका मतलब निकाला जा सकता है, मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैनर इन विच इमादुद्दीन रेहान, तो रेहान से याद रख सकते हैं, वाज पुट अगेंस्ट दी बलबन, वो अगेंस्ट हो गए बलबन के। बलबन्स ओन एग्जाम्पल ऑफ सेटिंग असाइड द सन्स ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद हु हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ए सक्सेसफुल जनरल कुड असेंड द थ्रोन, तो नसरुद्दीन महमूद थे जो डेमोन्स्ट्रेटेड दिखाए उन्होंने कि एक सक्सेसफुल जनरल है, कुड असेंड, वो बैठ सकता है गद्दी पर, थ्रोन बाई आउस्टिंग द सेक्शन ऑफ द एन एस्टैब्लिश्ड डायनेस्टी, प्रोवाइडेड ही हैड सफिशेंट, एक मतलब कंडीशन है कि हैड सफिशेंट, उसके पास सफिशेंट सपोर्ट हो नोबिलिटी में, आर्मी में। तो महमूद नसरुद्दीन ऐसा एग्जाम्पल है। तो इसमें पूरे पैराग्राफ में क्या जिस्ट दिया हुआ है कि भाई जो उस टाइम पे जो बलबन की डेथ हो गई थी 1286 के बाद, उसके टाइम पे दिल्ली में केओस फैल गया था, और बलबन का सक्सेस जो था प्रिंस मोहम्मद था, वो बैटल में मंगोल्स के साथ मारा गया था, जिसको वो अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे। उसके बाद बुगरा खान आए जिन्होंने क्या रूल बंगाल में रूल किया और बिहार में, बट कुछ नोबल्स उन्होंने बोला कि आप दिल्ली में, तो वो भी परेशान थे क्योंकि उनको पोजीशन नहीं मिली थी। उसमें से क्या था, इमायुद्दीन रहमान थे, वो बलबन के अगेंस्ट आ गए। रहमान जो मुस्लिम थे, तो रिहान, और बलबन का क्या जो एग्जाम्पल क्या सेट कर दिया उन्होंने कि मतलब उन्होंने क्या है, बलबन ने क्या साइड कर दिया था, नसरुद्दीन मोहम्मद को कर दिया था कि अगर मान लो कोई जनरल अच्छा नहीं है तो उसको बाहर निकाल दिया था गद्दी से, उसके वंशजों ने डायनेस्टी बना ली थी। तो ये क्या है,
नोबिलिटी का उनको सपोर्ट होना चाहिए, वो गद्दी पलट सकता है। नसरुद्दीन मोहम्मद को उन्होंने हटा दिया था। तो अब आगे चलते हैं, द खलजीज के बारे में पढ़ते हैं। खलजीज क्या कहते हैं? खलजी क्या है, 1290 से 1320 के बीच में आए। आप याद रख सकते हैं 1290, उधर 1268 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। अब 1290 से क्या आए, खलजीज आए। 1286 में हुई थी बलबन की डेथ। तो ये क्या है, फॉर दिस रीजन ग्रुप ऑफ खलजी नोबल्स लेड बाई जलालुद्दीन खलजी। तो जलालुद्दीन खलजी क्या है, लेड, उन्होंने नेतृत्व किया इनका। हु हैड बीन द वार्डन ऑफ द मार्चेस इन द नॉर्थ वेस्ट। वार्डन मतलब वो संरक्षक थे, मार्चेस मतलब जब वो फोर्सेज आगे जाते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया में, तो वहाँ पे वो जलालुद्दीन खलजी क्या थे, वार्डन थे। एंड फोर्ट मैनी सक्सेसफुल एंगेजमेंट्स, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी अगेंस्ट द मंगोल्स के ओवर थ्री द इनकम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ बंगाल इन 1290। जो इनकम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थी, मतलब जो सक्षम नहीं थे, अयोग्य थे, उनको उन्होंने पलट दिया खलजी ने। और वाज वेलकम्ड बाय दी नॉन टर्किश, जो टर्किश नहीं थे उनके द्वारा भी इसका वेलकम किया गया, भाई खलजी अच्छे हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट में अपनी कमान संभाल ली उन्होंने। खलजीज वर मिक्सड ऑफ टर्किश अफगान ओरिजिन। खलजी कौन थे, जो टर्किश थे और उसके अफगानिस्तान के जो फैमिली का मिक्सचर थे। डिड नॉट एक्सक्लूड द टर्क्स फ्रॉम हाई ऑफिस। तो उन्होंने क्या किया, टर्किश को हाई ऑफिस से नहीं हटाया, बट द राइज ऑफ खलजीज टू पावर एंडेड टू द टर्किश मोनोपोली ऑफ हाई ऑफिस। तो उनकी मोनोपोली तो खत्म होगी ऑटोमेटिकली, क्या है, खलजीज भी पोजीशन में आने लगे। जलालुद्दीन खलजी रूल्ड ओवर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक उन्होंने राज किया। तो 1286 में बलबन मर गए थे, उसके 1290 से आगे उन्होंने 6 साल राज किया। और ही ट्राइड टू मिटिगेट, उसने कम करने की कोशिश की हार्स एस्पेक्ट होती है बर्बल रूल, जो बर्बन के रूल में हार्स पहलू आए थे उनको कम करने की कोशिश की। ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू क्लियरली पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट ही द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन विलिंग सपोर्ट द गवर्न। तो क्या थे, उन्होंने क्या है, वो कामयाब हो गए कि वो व्यू आगे रखने के लिए आदमियों के सामने कि दैट स्टेट शुड बी, जो स्टेट है विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्न, जो गवर्न करते हैं उसको, उसका सपोर्ट होना चाहिए स्टेट को, तभी आगे चल सकता है। दैट सिंस द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया वर हिंदूज, ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या थी, हिंदू थी। एंड द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी ए ट्रूली इस्लामिक स्टेट। तो इसलिए क्या है, इस्लामिक स्टेट नहीं है उसका, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन हिंदू थी। तो यही बात कही गई कि भाई वो स्टेट में सपोर्ट भी होना चाहिए तभी आगे जा सकता है। ही आल्सो ट्राई टू गेन द गुडविल ऑफ नोबिलिटी बाय ए पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट। तो क्या खलजी ने, जो बलबन ने हार्श पनिशमेंट दी थी, वो ऐसा कुछ नहीं किया खलजी ने। हाउएवर मैनी पीपल इंक्लूडिंग हिज सपोर्टर्स कंसिडर्ड दिस टू बी वीक पॉलिसी। बहुत सारे इसको बोलते हैं वीक पॉलिसी थी, विच वर नॉट सूटेड टू द टाइम्स, टाइम को अकॉर्डिंग शूट नहीं करती थी। द दिल्ली सल्तनत फेस न्यूमरस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल दुश्मन हुए, एक्सटर्नल दुश्मन हुए उस टाइम पे। एंड फॉर दिस रीजन देर वाज ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उसमें। जलालुद्दीन पॉलिसी वाज रिवर्स्ड बाय द अलाउद्दीन हु वाज अवार्डेड ड्रास्टिक पनिशमेंट टू ऑल दोज हु डेयर टू अपोज देम। तो जलालुद्दीन का क्या, सियन का जो वंशज आ, अलाउद्दीन आ, और उसने क्या है, बहुत सारी ड्रास्टिक पेमेंट दी, उसने ड्रास्टिक चेंज किया और सीवियर पनिशमेंट दी जो उसका अपोज कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316, 1316 तक, केम टू बी थ्रोन बाई ट्रेचसली मर्डरिंग हिज अंकल एंड फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी। उनके ससुर थे वो या अंकल थे, तो जलालुद्दीन खिलजी को उन्होंने पलट दिया। ये 1316 तक रहे थे 1296 से। और एज द गवर्नर ऑफ अवध अलाउद्दीन हैड अक्यूमुलेटेड ए वास्ट ट्रेजर बाय इन्वेडिंग देवगिर। देवगिर को दक्षिण में देवगिर थी, उस पर अटैक किया उन्होंने और अक्यूमुलेटेड किया बहुत सारा वेल्थ। जलालुद्दीन हैड गॉन टू विजिट हिज नेफ्यू एट कारा इन द होप ऑफ सेटिंग गेट होल्ड ऑफ ट्रेजर। तो इसने जलालुद्दीन ने विजिट भी किया अपने, जो कारा क्या है, इलाहाबाद के पास जगह है, तो उसको होल्ड करने के लिए, वहाँ के खजाने के होल्ड करने के लिए। ही हैड लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज आर्मी बिहाइंड एंड हैड क्रॉस द रिवर गंगा विद ओनली फ्यू फॉलोअर्स। मतलब अपनी आर्मी को वहीं छोड़ दिया, कुछ फॉलोअर्स के साथ उन्होंने गंगा को क्रॉस किया इलाहाबाद जाने के लिए। सो हिज नेफ्यू माइट नॉट टेक फ्राइट एंड रन अवे। तो क्या था उसका, ऐसा नहीं था कि भाई जो उसका नेफ्यू था, तो उसका जो भतीजा था वो उसको डरा नहीं और वो भागा नहीं, इसलिए वो कम आदमी को ले गया। आफ्टर मर्डरिंग हिज अंकल अलाउद्दीन वोन ओवर द मोस्ट ऑफ द ऑफन नोबल्स। वहाँ क्या है, अपना अंकल जो जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद क्या है, उन्होंने बहुत सारे नोबल्स को अपनी ओर कर लिया। और सोलर टू हिज साइड से लेविश यूज ऑफ गोल्ड, तो उसके पास बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में गोल्ड था, वो दिया आदमी को अपनी तरफ कर लिया। बट फॉर सम टाइम अलाउद्दीन हैड टू फेस ए सीरीज ऑफ रेबेलियन। कुछ टाइम के लिए उसने क्या, बहुत सारे विद्रोह फेस किए। एंड सम ऑफ हिज डिसग्रंटल्ड नोबल, जो उसके असंतुष्ट डिसग्रंटल्ड नोबल थे, वो क्या थे, वो भी उसके रेबेल विद्रोह किया उन्होंने। एंड सम ऑफ अलाउद्दीन ओन रिलेशन, जो उसके रिलेशनशिप में थे, वो भी उसके खिलाफ हो गए। टू ओवर आ,
ओवर क्या है, सोक करना हिज अपोनेंट्स, उसको मतलब अपने जो अपोनेंट्स है उनको कुचलने के लिए ओवर बोलते हैं कुचलना। हिज अपोनेंट्स अलाउद्दीन खिलजी अडोप्टेड मेथड्स ऑफ अटमोस्ट सीवियरिटी एंड रूथलेसनेस, जो सीवियरिटी बहुत गंभीरता एंड रूथलेसनेस निर्दयी तरीके से उन्होंने उनको कुचल दिया। मोस्ट ऑफ द नोबल्स हु हैड डिफेक्टेड मतलब वो जो उससे पोजीशन बदल गए, डिफेक्टेड पार्टी बदल गए, टू हिम बाय द ल्योर ऑफ द गोल्ड, जो पैसे के लालच में आइदर किल्ड और डिसमिस और देयर प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केटेड, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा लिया जलाल अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड सीवियर पनिशमेंट वर गिवन टू द रेबिलियंस मेंबर ऑफ हिज ओन फैमिली, बहुत कड़ी पनिशमेंट दी गई चाहे वो उसकी फैमिली के मेंबर भी थे। ही रिस्टोर टू ए होल सोल मसाकर ऑफ द मंगोल्स का उसने बहुत नरसंहार किया। ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम हैविंग सेटल्ड डाउन इन दिल्ली आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम इन द टाइम ऑफ द जलालुद्दीन, कुछ ने क्या है इस्लाम एम्ब्रेस कर लिया, उसको गले लगा लिया इस्लाम को, और वो अपना लिया उन्होंने, और वो दिल्ली में सेटल हो गए इसके जो सीवियर पनिशमेंट से बचने के लिए। दिस न्यू कन्वर्ट्स हैड रेबल्ड, तो जो ये न्यू कन्वर्ट्स हुआ हैड रेबल्ड, उन्होंने क्या विद्रोह कर चुके थे, डिमांडिंग ए लार्जर शेयर इन द लूट ऑफ गुजरात हैविंग कैंपेन देयर, तो जो गुजरात का इन्होंने लूट किया था अलाउद्दीन ने, उसमें से थोड़ा वो पैसा मांग रहे थे एंड मांग चुके थे। अलाउद्दीन गेव हार्श पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट दिया, इवन टू वाइफ्स, उनकी पत्नियों को भी, एंड चिल्ड्रन टू दीज रेबल्स, एंड प्रैक्टिस विच अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन बरानी, जो हिस्टोरियन बरानी के अकॉर्डिंग क्या है वाज इन न्यू वन एंड वाज कंटिन्यूड बाय हिज सक्सेसर, उसके सक्सेसर भी ऐसी पनिशमेंट देते रहे। अलाउद्दीन फ्रेम्ड ए सीरीज ऑफ रेगुलेशन टू प्रिवेंट द नोबल्स फ्रॉम कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम, तो उसने बहुत सारे रेगुलेशन किए, उसके जो नोबल्स हैं उसके जो उलेमा बोलते थे वो उसके खिलाफ कंस्पिरेशन ना कर सके, षड्यंत्र ना कर सके। दे वर फॉरबिडन, उनको मना किया गया टू होल्ड बैंकेट्स एंड फेस्टिविटीज़, बैंकेट मतलब भोज, जो बड़े बड़े भोज हैं उनको मना किया गया, ना ही बड़े भोज लगाओगे ना फेस्टिविटीज कोई उत्सव बनाओगे। टू फॉर्म मैरिज अलायंस विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान, मेरी परमिशन के बिना आप कोई मैरिज के फंक्शन भी नहीं करोगे, अलाउद्दीन खिलजी का ये प्रोविजन था। टू डिस्करेज फेस्टिव पार्टीज, जो उसको फेस्टिव पार्टीज को डिस्करेज करने के लिए ही बैंड द यूज़ ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट, दारू का और जो नशे की पदार्थ है उनका उसने रोक लगा दी। ही आल्सो इंस्टीट्यूटेड ए स्पाई सर्विस टू इन्फॉर्म द सुल्तान ऑफ ऑल द नोबल सेड एंड डिड, तो उसने क्या किया, एक स्पाई एजेंसी सर्विस बनाई जो जासूस है सुल्तान को, कि जो नोबलों ने कहा और किया वो उसके तक पहुंचना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे प्रोविजन किए। बाय दिस हार्ड मेथड, जो हार्श मेथड है, अलाउद्दीन खिलजी काउ डाउन द नोबल्स, काउ डाउन क्या होता है झुका दिया, अलाउद्दीन ने क्या है नोबल्स को झुका दिया, एंड मेड देम कम्प्लीटली सबसर्विएंट, मतलब अपने बिल्कुल सारी बात मानने वाले टू द क्राउन, वो जो किंग की सारी बात मानने वाले वो बना दिए, सबसर्विएंट बना दिए, एक्वासेंस बना दिए, लाइक दे वर एबल टू एक्वायर ऑल द कमांड और ऑब्जर्व ऑल द कमांड ऑफ द कमांडर। नो फर्दर रेबिलियंस टुक प्लेस ड्यूरिंग लाइफ टाइम, उसकी लाइफ टाइम के टाइम पे कोई भी आगे विद्रोह नहीं हुआ क्योंकि उन्हें सबको कुचल दिया। बट इन द लॉन्ग रन हिज मेथड्स प्रूव्ड हार्मफुल टू द डायनेस्टी, लंबे टाइम तक ये प्रोविजन चलता रहा तो ये हार्मफुल हो गया डायनेस्टी के लिए, उसके काल के लिए। द ओल्ड नोबलिटी वाज डिस्ट्रॉयड, जो ओल्ड नोबल थे बूढ़े वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। द न्यू नोबलिटी वाज टोट टू एक्सेप्ट एनीवन हु कुड असेंड द ट्रोन ऑफ दिल्ली, तो नई नोबिलिटी को आदत हो गई क्योंकि कमांडर जो बोलेगा वो करेंगे वो। एंड द न्यू नोबिलिटी वाज टोट टू एक्सेप्ट एनीवन हु कुड असेंड द ट्रोन, जो भी गद्दी पे आ सकता उसकी वो बात मानने लगे। दिस बिकेम, इस चीज़ से क्या होगा, अपेरेंट आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी डेथ इन 1360, ये क्लियरली रूप से दिखने लगा जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई 1316 में। तो ये 1296 में आए थे अपने पिताजी जलालुद्दीन खिलजी के बाद, और ये 1316 में मर गए। हिज फेवरेट मलिक कफूर, जो मलिक कफूर थे उसके फेवरेट, रेज्ड ए माइनर सन ऑफ अलाउद्दीन टू द थ्रोन, तो उन्होंने क्या है बैठाया उसके जो माइनर छोटे बच्चे थे उनको गद्दी पे बैठाया मलिक गफूर ने। एंड इम्प्रिजेंड और ब्लाइंडेड हिज अदर सन्स, उस और बच्चों को क्या अंधे कर दिया और उनको ब्लाइंडेड कर दिया, अंधे कर दिया और उनको कैद में डाल दिया। विदाउट एनकाउंटरिंग एनी अपोजिशन फ्रॉम द नोबल्स, नोबल से कोई अपोजिशन नहीं हुआ। सून आफ्टर द गफूर वाज किल्ड बाय पैलेस गार्ड्स, तो गफूर के जो पैलेस गार्ड थे, महल के गार्ड थे, उन्होंने गफूर को मार दिया। एंड हिंदू कन्वर्ट खुसरो असेंडेड द थ्रोन, खुसरो आ गया गद्दी पे। ऑल्दो द हिस्टोरियंस ऑफ द टाइम एक्यूज खुसरो ऑफ द वायलेटिंग इस्लाम, तो खुसरो बोलते कि उन्होंने इस्लाम का एक वायलेशन किया। एंड कमिटिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्राइम, हर तरह के क्राइम किए उसने। द फैक्ट इज खुसरो वाज नो वर्स देन द प्रीसीडिंग्स मोनार्क, जो इससे पहले आए थे उन राजाओं से अलग थोड़ी था, वो वैसा ही था क्योंकि अलाउद्दीन भी तो ऐसे ही थे। नोर वाज एनी ओपन रिसेंटमेंट वॉइस अगेंस्ट हिम, मतलब ओपन कोई मतभेद उसके खिलाफ नहीं आए दुनिया में। बाय द मुस्लिम नोबल्स, जो मुस्लिम नोबल के द्वारा। बाय द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, इवन निजामुद्दीन ओलिया द फेमस सूफी संत, निजामुद्दीन ओलिया का आपने नाम सुना हो, बहुत फेमस सूफी संत रहे हैं।
अक्नोलेज खुसरो बाई एक्सेप्टिंग हिज गिफ्ट्स, उसने भी उसके जो गिफ्ट भेजे थे निज़ामुद्दीन औलिया को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसको माना कि भाई आप यहाँ के राजा हैं। खुसरो जो कि हिंदू राजा थे, वो थोड़ा क्रूरल थे, वो अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटे थे उन माइनर को उन्होंने बैठाया, कुछ को अंधे कर दिया, तो उस पर मान लो उसके गफूर को तो क्या बंदों ने मार दिया था, तो गफूर के मारने के बाद खुसरो आए थे, गफूर ने क्या माइनर बच्चे को वहाँ पे अपब्रिंगिंग की थी अलाउद्दीन खिलजी के। तो यही इसका क्रक्श है। तो एक्नोलेज खुसरो बाय एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, तो दिस हैड ए पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था। इट शोड दैट मुस्लिम ऑफ दिल्ली एंड द नेगोशिएटिंग नेबरिंग एरिया, जो मुस्लिम ऑफ दिल्ली के थे या उसके नेबरिंग एरिया के थे, वर नो लॉन्गर स्वेड बाय रेसिस्ट कंसिडरेशन। तो स्वेड होता है कमांड करना, रेसिस्ट का जाति को लेके कंसिडरेशन समझ, मतलब उसको कंसिडर करना। एंड वी वर प्रिपेयर टू ओबे एनी वन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज फैमिली, तो वो बहुत प्रिपेयर्ड थे किसी मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली, कोई भी आए, रेशियल बैकग्राउंड का आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, बंदों को ऐसे ट्यून कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि वो सबकी बात मानने लगे थे। और दे वर एक्विसेंस एंड सबसर्वेंट टू द किंग और क्राउन and were prepared to obey anyone irrespective of his family and racial background. This helped in broadening the social base of nobility still further. तो सोशल बेस क्या है नोबल्स का है, जो ब्रॉड हो गया, बहुत वाइड हो गया उनका होराइजन। हाउएवर इन 1320 ए ग्रुप ऑफ ऑफिसर लेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, तो ऑफिसर थे जिनको लीड किया था किन्होंने, गयासुद्दीन तुगलक ने, रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट, उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे ब्रोक आउट इनटू द ओपन रेबेलियन, तो वो एकदम से रेबेलियन विद्रोह के रूप में आए। इन ए हार्ड फोर्ट बैटल आउटसाइड द कैपिटल खुसरो वाज डिफीटेड एंड किल्ड, खुसरो को हरा दिया गया एंड मार दिया गया। तो यही इस मान लो पूरे जो इसका पैराग्राफ का क्या क्रक्ष है कि भाई जो यहाँ से हमने डिस्कस किया था खलजी कब आए 1290 से 1320, तो पहले क्या थे जलालुद्दीन खिलजी थे, और जलालुद्दीन खिलजी का क्या है नॉर्थ वेस्ट में एरिया था। उन्होंने क्या किया, बहुत सक्सेसफुल इंगेजमेंट्स रहा मंगोल के साथ, वहाँ पे उन्होंने पावर इकट्ठी कर ली, और क्या था जो बलबन के सक्सेसर थे 1290 में उन्होंने उसको हिला दिया वहाँ से, और खलजी आ गए, और जिसमें जलालुद्दीन खिलजी थे। और ये नॉन टर्क्स को भी पोजीशन मिल गई, पहले क्या थे टर्की सारे अच्छी पोजीशन पे थे, तो इन्होंने इनको जैसे अफगान ओरिजिन के थे, ये मिक्स बताते थे अपने आप को, टर्कीस का और अफगान का मिश्रण बताते थे। और हाई ऑफिस में भी इनको जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी इन्होंने टर्की की। जलालुद्दीन खिलजी क्या था 6 साल तक उन्होंने राज किया था, तो उन्होंने बहुत मतलब कम किया, उसको कम किया, जो बलबन का शासन था वो बहुत हार्श पनिशमेंट देता था बंदों को। और इससे क्या हुआ, मतलब वो जल्दी ही मतलब उसके खिलाफ आदमी अपनी चालबाजी करने लगे, उसको मार गिरा, और 1296 ईस्वी में वो मर गए। किसने मारा, उनके जो दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने ही मार दिया, और वो पोजीशन में आ गए। और उन्होंने क्या हार्श पनिशमेंट देनी स्टार्ट कर दी, हार्श पनिशमेंट दी बंदों को, तो वो बंदे ऐसे ट्यून हो गए, सबसर्वेंट हो गए ऑटोमेटिकली। क्या है फिर उसके जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, उसका एक मलिक गफूर जो खास था, उन्होंने उनको पहले इसके बंदों ने मतलब मार दिया था। तो उनके बाद क्या हुआ, जो अपने मलिक गफूर आए, मलिक गफूर ने क्या है और बच्चों को अंधा कर दिया, एक बच्चे को उन्होंने माइनर को गद्दी पे बैठा दिया और खुद से रूल करने लगा। बट गफूर को भी क्या उसके पैलेस के जो गार्ड्स थे उन्होंने मार दिया। और गफूर के बाद एक हिंदू राजा आए जिनका खुसरो नाम था, खुसरो ने वहाँ पे अपनी कमांड जमाई, और कमांड जमाई तो तब क्या होता, आदमी सब सर्वेंट हो गए थे, उसकी सारी बातें मानने लगे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, निज़ामुद्दीन औलिया ने भी उसको कंसीडर किया, सूफी संत ने, कि हाँ भाई आप राजा हो, खुसरा हो, बट खुसरो को भी मार दिया गया 1320 ईस्वी में, जो गयासुद्दीन तुगलक ने मार दिया था। तो तब उसके बाद क्या हुआ, तुगलक डायनेस्टी आ गई, 1320 से 1412 के बीच में थी। गयासुद्दीन तुगलक एस्टैब्लिश ए न्यू डायनेस्टी विच रूल्ड टिल 1412, 1320 से 1412 तक। द तुगलक प्रोवाइडेड 3 कॉम्पिटेंट रूलर्स, 3 कॉम्पिटेंट रूलर बताए गयासुद्दीन तुगलक, हिज मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक हैं और उसके बेटा क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT सबको पता है कि वो बहुत एक पागल राजा के रूप में जाना जाते थे। 1324 से 1351 तक उन्होंने राज किया। हिज नेफ्यू फिरोज शाह तुगलक, उसके भतीजे कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे 1351 से 1388 तक। द फर्स्ट 2 ऑफ दीज सुल्तान्स रूल्ड ओवर एन एम्पायर एंड कंप्राइज ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री, तो पूरे एंटायर कंट्री को सम्मिलित किया। द एम्पायर ऑफ फिरोज वाज स्मॉलर, तो बहुत छोटा था, बट इवन देन इट वाज ऑलमोस्ट ए लार्ज आज दैट रूल ओवर द अलाउद्दीन खिलजी, तो उसका एम्पायर बहुत छोटा था। इवन देन इट वाज ऑलमोस्ट एज लार्ज एज, बहुत लंबा था, रूल्ड ओवर बाई अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से भी बड़ा था। तो यह है कि छोटा था, दो फिरोज का क्या है स्मॉलर था, बट इवन देन इट वाज ऑलमोस्ट एज लार्ज, मतलब अलाउद्दीन खिलजी जितना लंबा चौड़ा था।
तो यहाँ तक आ गए कि फिरोज जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक आ गए थे। फिरोज तुगलक का इतना लंबा एरिया था, वो अलाउद्दीन खिलजी इतना था। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज द दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेटेड, टूट गया, एंड नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेट, बहुत सारे छोटे स्टेट आ गए। Although the Tughlaq continued to rule till 1412, तो तुगलक ने क्या है 1412 तक राज किया। द इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर, तैमूर के द्वारा 1398 में अटैक किया गया। ही सेड टू बी मार्क द एंड ऑफ द तुगलक एम्पायर, ये बोलते हैं कि जब तैमूर ने अटैक किया तो तुगलक एम्पायर खत्म हो गया था, वाइंड अप हो गया था 1398 तक, बट 1412 तक चला फिर भी। वी सेल दैट फर्स्ट एग्जामिन द रिमार्केबल एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, देन वेरियस इंटरनल रिफॉर्म्स इन द सल्तनत ड्यूरिंग द पीरियड, द फैक्टर्स विच लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सल्तनत। तो ये बोल रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे जो अलग अलग हैं, एक उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे, क्या अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब तुगलक आए, तुगलक के बाद कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ दिल्ली सल्तनत का। तो एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत हम पहले डिस्कस करेंगे। वी हैव सीन हाउ ईस्टर्न राजस्थान, जो ईस्टर्न राजस्थान था इंक्लूडिंग अजमेर एंड सम ऑफ इट्स नेबर टेरिटरी, जो ईस्टर्न राजस्थान था, ईस्टर्न एरिया है राजस्थान का, इंक्लूडिंग कौन से, अजमेर एंड सम ऑफ इट्स नेबरिंग टेरिटरीज, उसके आसपास का एरिया था, हैड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली सल्तनत के अंडर आ गया था। दो फ्रॉम टाइम ऑफ द बलमर रणथंबोर विच वॉज द मोस्ट पावरफुल राजपूत स्टेट, रणथंबोर क्या था, बहुत पावरफुल स्टेट था बलबन के टाइम पे ही, हैड गोन आउट ऑफ इट्स कंट्रोल, वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल से बाहर चला गया था। एंड जलालुद्दीन एंड हैड अंडरटेकन एन इन्वेजन ऑफ रणथंबोर बट फाउंड टास्क टू डिफिकल्ट फॉर हिम, तो जलालुद्दीन ने क्या है वहाँ पे अटैक किया था रणथंबोर में, बट उसको बहुत बड़ा और मुश्किल काम लगा रणथंबोर को जीतना। द साउथर्न एंड वेस्टर्न हैड रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द सल्तनत, साउदर्न एरिया था जो वेस्टर्न राजस्थान था वो उसके कंट्रोल से रहा, जलालुद्दीन खिलजी के कंट्रोल से बाहर रहा, आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द जलालुद्दीन खिलजी। विद द राइज ऑफ द पावर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की पावर राइज हुई, ए न्यू सिचुएशन डेवलप्ड, एक अलग तरह की सिचुएशन आ गई। विद इन ए स्पेस ऑफ 25 ईयर्स, 25 साल में द आर्मीज ऑफ दिल्ली सल्तनत नॉट ओनली ब्रोट गुजरात, केवल गुजरात को ही अपने कब्जे में नहीं लेकर आए, वो 25 साल में मालवा को भी ले आए अंडर देयर कंट्रोल, एंड सबड्यूड का दबा दिया मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस इन राजस्थान, तो जो राजस्थान में बहुत प्रिंसली अलग अलग प्रांत थे उनको सबको दबा दिया था। एंड ही आल्सो ओवररन होता है कुचल देना, द डेक्कन को भी कुचला उन्होंने, जीता। आगे क्या है, एंड सुल्तान इनटू अप टू मदुरई तक एरिया तक को वहाँ पे फैल दिया था दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने। इन ड्यू कोर्स एन अटेम्प्ट वाज मेड टू ब्रिंग दिस वेस्ट एरिया अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ दिल्ली, ड्यू कोर्स मतलब इस सीरीज में चलते हुए उन्होंने क्या है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में लेके आए दिल्ली के। द न्यू फेज ऑफ द एक्सपेंशन वाज इनिशिएटेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी, जो न्यू फेज आया इनिशिएटेड किया गया एक्सपेंशन का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनिशिएटेड किया गया, स्टार्ट किया गया, एंड वांट कंटिन्यू अंडर दी सक्सेसर, उसके सक्सेसर जो आए उन्होंने भी इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यूएंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। द क्लाइमेक्स बीइंग रीच्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब पिनाकल पे क्लाइमेक्स पे एंड पॉइंट पे कब पहुंचे, एमबीटी के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ दिल्ली सल्तनत वाज ग्रेजुअली गियर्ड अप, तो पहले मैं आपको इसका जो पहले पैराग्राफ का इसका क्रक्स बता देता हूँ कि वो बताया गया कि जहाँ अजमेर है, अजमेर ईस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पे तो कंट्रोल हो नहीं पाया था, तो अजमेर में कुछ मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की उसके आसपास के एरिया की, बट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत आ गया था। बट बलबन ने क्या है बलबन के टाइम पे और रणथंबोर पे कंट्रोल करने की कोशिश की, बट वहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी को बहुत प्रॉब्लम्स झेली और वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद उसके सक्सेसर आए, उन्होंने भी कोशिश की, बट गुजरात एंड मालवा को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। साउथ में मदुरई तक चले गए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनका बहुत लंबा चौड़ा हो गया था। तो अब अलाउद्दीन खिलजी से बाद में उसके सक्सेसर ने भी पीक पे गया, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के लास्ट तक पीक पर पहुँच गया था दिल्ली सल्तनत। और ग्रेजुअली क्या है उन्होंने एक्सपेंशन फैला अपना फेज ऑफ एक्सपेंशन, मालवा गुजरात एंड देवगिर, ये देवगिर साउथ में है और मालवा मिड में और गुजरात आपके वेस्टर्न पोर्शन में। तो राजपूत डायनेस्टी थी और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी में आई ये, बिगिनिंग दी 13th सेंचुरी। एस्टैब्लिशमेंट थी टर्किश रूल की इन गंगा वैली में, दिस डायनेस्टीज हैड ऑलरेडी चेंज देयर ओल्ड वेज, रास्ता चेंज कर दिया, एंड मोवर ईच ऑफ देम वाज कंटेंडिंग फॉर मास्टरी ओवर द इंटायर रीजन, हर एक क्या था मास्टरी करना चाहता था एरिया में। सो मच सो व्हेन द इल्तुतमिश द टर्क्स अटैक गुजरात, द टर्क्स थे इल्तुतमिश, उन्होंने अटैक किया गुजरात पे, एंड द रूलर ऑफ द बोथ मालवा एंड देवगिर अटैक इट फ्रॉम द साउथ, मालवा और देवगिर ने साउथ पे अटैक कर दिया, साउथ से अटैक कर दिया टर्क्स पे। एंड द मराठा रीजन ऑफ द रूलर ऑफ द देवगिर वर कॉन्स्टेंटली एट वार विद द वारंगल इन तेलंगाना रीजन,
साउथ में जो देवगिर पे राजा था, मतलब वो हमेशा अटैक करता था वारंगल में तेलंगाना के ऊपर विद दी होसलाज एंड दी कर्नाटका एरिया। कर्नाटका में कौन थे? होसलाज थे। कर्नाटका एरिया में भी फाइट होती थी इनकी। द होसलाज इन टर्न वर एट वार विद देयर नेबर्स पांड्याज इन दी माबार और तमिल एरिया। माबार बोलते हैं वहाँ पे, तमिल एरिया है। तमिल एरिया में पांड्याज जी थे, उनके साथ इनका अटैक होता रहता था। दिस राइवलरीज नॉट ओनली मेड द कंक्वेस्ट ऑफ मालवा एंड गुजरात ईजियर, तो मालवा एंड गुजरात का जो जीत थी वो ईजी हो गई थी, बट टेंडेड टू ड्रा एंड इन्वेड फर्दर एंड फर्दर इनटू साउथ, तो इसलिए वो साउथ में भी खिसक गए। तो यही था कि भाई उस जो जिस्ट क्या है इस पैराग्राफ का, कि ये मास्टरी लेना चाहते थे एंटायर रीजन पे। तो उन्होंने क्या किया, मालवा पे, देवगिर पे एंड गुजरात पे भी अटैक किया टर्क्स ने। फिर क्या हुआ, साउथ में भी जो मान लो मराठा रीजन्स थी, जहाँ देवगिर एरिया बोलते हैं, वो कॉन्स्टेंटली वार करते थे तेलंगाना के साथ। एंड होसलाज जो कर्नाटक के थे उनसे भी लड़ाई करते थे ये। होसलाज क्या है, इन टर्न वर एट द वार विद द नेबर्स पांड्या। होशियालाज क्या थे, कर्नाटका के, तमिलनाडु पे लड़ाई करते थे। और बट टेन टू ड्रा इन्वेड फर्दर इनटू साउथ, वो क्या है हमेशा संभावना करते थे कि साउथ में आगे चले। टर्किश रूरल हैड स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर कोटिंग मालवा। कोटिंग होता है मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा चाहना, मालवा के लिए कोट करते थे ये। एंड गुजरात नॉट ओनली वर दीज एरियाज फर्टाइल पॉपुलस, दे कंट्रोल ओवर दी साउदर्न वेस्टर्न सीपोर्ट। मतलब एरिया तो फर्टाइल था ही यहाँ का एरिया, जो मालवा का है, गुजरात का है, बट यहाँ पे क्या था, उनका अच्छे सी पोर्ट्स थे, बंदरगाह थी यहाँ पे। द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग दैम विद दी गंगा वैली, गंगा वैली से ट्रेड रूट कनेक्ट होते थे। द ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम गुजरात पोर्ट्स ब्रोट क्या लेकर आए, इन लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विच हैड बीन अकुमुलेटेड बाय द रूरल्स ऑफ दैट एरिया। ओवरसीज जो 7 समुद्र पार है, ओवरसीज समुद्र पार ट्रेड करते थे गुजरात से, एंड गोल्ड लेके आए, सिल्वर लेके आए, विच हैड बीन अकुमुलेटेड बाय द रूरल, अकुमुलेटेड किया गया रूरल इस एरिया के। अनदर रीजन फॉर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली टू एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर गुजरात वाज इज दैट इट कुड सिक्योर देम ए बेटर कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ फोर्सेज और टू देयर फैमिली। तो ये क्या था कि वहाँ से मतलब जो सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, गुजरात में अपना जमा लिया वहाँ पे। इट कुड सिक्योर ए बेटर कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ फोर्सेज टू देयर आर्मी, क्योंकि अरब के जो घोड़े थे बहुत फेमस थे, वहाँ से क्या पोर्ट से, बंदरगाह से घोड़े आते थे उनके पास, इसलिए वहाँ गुजरात पे उन्होंने अपना पंजा जमा लिया। विद द राइज ऑफ द मंगोल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया में और वेस्टर्न एशिया में क्या है, मंगोल्स ने अपना राज जमा ही लिया था। इन देयर स्ट्रगल विद द रूरल ऑफ दिल्ली, दिल्ली से हमेशा अटैक करते रहते थे मंगोल्स। सप्लाई फॉर फोर्सेज ऑफ गुड क्वालिटी टू दिल्ली फ्रॉम दिस रीजन हैड बीन बी सेट विद डिफिकल्टीज, मतलब उनको प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ी थी जो सेंट्रल एशिया है या वेस्टर्न एशिया से, क्योंकि उधर मंगोल्स ने अपना जमावड़ा कर लिया था। द इम्पोर्टेंट ऑफ अरबी एंड इराकी एंड टर्की हॉर्सेज टू इंडिया फ्रॉम द वेस्टर्न स्कापोर्ट हैड बीन इम्पोर्टेंट आइटम फॉर ट्रेड सिंस 8th सेंचुरी। 8वीं सेंचुरी से ही अरबी घोड़े आ रहे थे, इराकी घोड़े आ रहे थे और टर्की घोड़े आ रहे थे, वो भी बहुत ही ट्रेड का बहुत अच्छा सोर्स था। तो गुजरात के बारे में हमने इस पैराग्राफ में इतना पढ़ा है कि गुजरात का जो एरिया था उसमें स्ट्रॉन्ग मतलब पोजीशन ले रहे थे वो मालवा गुजरात को, इसलिए क्योंकि बंदरगाह थी, एग्रीकल्चर अच्छा था और वहाँ से घोड़े आते थे। बट वहाँ पे वेस्टर्न जो सेंट्रल एशिया में, वेस्टर्न एशिया में मंगोल्स भी अपना दावा कर रहे थे। और जो 8वीं सेंचुरी से ही इंडिया में अरबी घोड़े, इराकी घोड़े और टर्की घोड़े आते थे। अर्ली इन दी 1299 एन आर्मी अंडर द गुजरात ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नोटेड जनरल मार्च अगेंस्ट द गुजरात बाई द वे ऑफ राजस्थान। तो 1299 में क्या, आर्मी अंडर टू ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नोटेड जनरल, जो अलाउद्दीन खिलजी के 2 फेमस जनरल थे, मार्च अगेंस्ट द गुजरात बाय द वे ऑफ राजस्थान, राजस्थान के रास्ते से गुजरात पे अटैक किया उन्होंने 1299 में। ऑन देयर वे दे रेडेड एंड कैप्चर्ड जैसलमेर आल्सो, जैसलमेर को कब्जा किया उन्होंने राजस्थान में। द गुजरात रूरल रायकरण, गुजरात के रूरल कौन थे, रायकरण थे, वाज टेकन बाय सरप्राइज, उनको सरप्राइज धोखे से ले लिया। एंड फ्लैड विदाउट ऑफरिंग ए फाइट, वो भाग गए वहाँ से बिना एक फाइट के, लड़ाई के। द चीफ सिटीज ऑफ द गुजरात इंक्लूडिंग अनहिलवारा वेयर मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स हैड बीन बिल्ट ओवर दिस जनरेशन, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग्स और सुंदर मंदिर बनाए गए थे, बहुत जनरेशन से वर्ष एक्ट उनको लूटा गया इनके द्वारा। द फेमस टेम्पल ऑफ द सोमनाथ विच हैड बीन रीबिल्ट इन द 12th सेंचुरी, जो 12वीं सेंचुरी में दोबारा से बनाया गया था सोमनाथ टेम्पल, वाज आल्सो प्लंडर्ड एट सैक, उसको भी लूटा गया इनके द्वारा। एंड इनॉर्मस बूटी वाज कलेक्टेड, बहुत सारा लूट का माल इकट्ठा किया। नोर वर दे वेल्थी मुस्लिम्स मर्चेंट ऑफ कैम्बे स्पेयर्ड, कैम्बे घाटी के जो मुस्लिम थे मर्चेंट से वो भी नहीं छोड़े गए, उनको नहीं छोड़ा गया। इट वाज हेयर दैट मलिक गफूर से जो हु लेड द इन्वेजन ऑफ साउथ इंडिया, जिन्होंने क्या है साउथ इंडिया में अटैक को नेतृत्व किया था। ही वाज प्रेजेंटेड टू अलाउद्दीन, वो अलाउद्दीन के सामने गए। एंड सुन रोज इन हिज एस्टिमेशन, और उसके जो
लगभग एस्टिमेशन में उदय हुए उनका, कफूर का। गुजरात नाउ पास्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली, तो गुजरात क्या था, दिल्ली के कंट्रोल में चला गया। रैपिडिटी, जो इतनी जल्दी से, एंड ईज विद गुजरात वाज कनक्वर्ड सजेस्ट दैट गुजरात रूलर वाज नॉट पॉपुलर अमंग हिज सब्जेक्ट्स। गुजरात के राजा इतने पॉपुलर नहीं थे क्योंकि वो इतनी जल्दी से दिल्ली के आगे सरेंडर कर दिया। इट अपियर्स दैट हिज मिनिस्टर्स, गुजरात के मिनिस्टर थे, हु हैड फॉलन आउट विद हिम, जो उसके साथ आए थे, हैड अप्रोच अलाउद्दीन टू इन्वेड गुजरात। तो कुछ कहते हैं कि भाई वो उन्होंने अलाउद्दीन को अप्रोच किया था कि गुजरात पे अटैक करो, एंड हैड हेल्प हिम, उसको हेल्प भी किया था। गुजरात आर्मी मे नॉट हैव बीन वेल ट्रेन, गुजरात की आर्मी शायद अच्छी से तरह से ट्रेन नहीं होगी। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रोबली लेक्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन था प्रोबली ढीला ढाला था। विद द हेल्प ऑफ द रामचंद्र द रूलर ऑफ देवगिर, जो देवगिर के रूलर थे, द आउटस्टेड रूलर रायकरण, तो उन्होंने जो रायकरण को वहाँ से आउटस्टेड कर दिया, निकाल दिया देवगिर के, देवगढ़ को निकाल दिया। एंड मैनेज टू होल्ड एन पोर्शन ऑफ साउथ गुजरात, तो साउथ गुजरात में भी रायकरण के एरिया में भी अपना स्ट्रेंग होल्ड, मतलब एक होल्ड बना लिया। एज वी सेल सी, हम देख सकते हैं, दिस प्रोवाइड एन एडिशनल कोज ऑफ द वार बिटवीन दिल्ली एंड यादवाज ऑफ देवगिरी, तो एक एडिशनल कोज भी आ गया कि देवगिर के एरिया के लिए वो यादवाज इससे दिल्ली सल्तनत से लड़ने लगे। तो इतना ही यहाँ पे करक्ष है कि भाई उन्होंने गुजरात पे अटैक किया, गुजरात में उनको बुलाया गया, साउथ गुजरात में उन्होंने अपना प्रभुत्व बना लिया, और देवगिर एरिया में क्या है, रामचंद्र की हेल्प से क्या था, उन्होंने रायकरण को पलट दिया, और वहाँ से एक गुजरात का साउथ एरिया भी उन्होंने कब्जा लिया। और एडिशनल कोज ऑफ बिटवीन, एक बहुत एक अलग कारण दे दिया यादव को लड़ने के लिए दिल्ली सल्तनत से। अब राजस्थान के बारे में चलते हैं, राजस्थान के बारे में क्या क्या स्टोरी थी। आफ्टर द कनकस्ट ऑफ द गुजरात, गुजरात पूरा उन्होंने कवर कर लिया दिल्ली सल्तनत ने। अलाउद्दीन टर्न हिज अटेंशन टू द कंसोलिडेशन ऑफ द रूल ऑफ ओवर राजस्थान। अलाउद्दीन खिलजी का बहुत मतलब पीक पे टाइम था उन्होंने, या मोहम्मद बिन तुगलक का, दो ही बहुत मतलब यहाँ पे क्या था, पूरा एक्सपेंस हुआ था उनका। तो उन्होंने क्या है, अब राजस्थान पे कब्जा करना चाहा अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड द फर्स्ट टू इनवाइट हिज अटेंशन वाज द रणथंबोर। रणथंबोर बहुत उनके बड़ा चैलेंज था क्योंकि उससे हारे थे वो वहाँ के, विच वाज बीइंग रूल्ड बाय द चौहान सक्सेसर ऑफ पृथ्वीराज, जो पृथ्वीराज चौहान के सक्सेसर थे वो वहाँ पे राज कर रहे थे रणथंबोर में। इट्स रूरल हमीर देव, जो उसके रूरल क्या थे, हमीर देव, हैड इम्बार्क्ड ऑन ए सीरीज ऑफ वार लाइक एक्सपीडिशन अगेंस्ट हिज नेबर्स। तो इसके जो रूलर थे हमीर देव, वो क्या है, इम्बार्क स्टार्ट कर चुके थे, हैड इम्बार्क स्टार्ट कर चुके थे सीरीज ऑफ वार लाइक एक्सपीडिशन अगेंस्ट हिज नेबर्स। तो वार लाइक एक्सपीडिशन अभियान अपने नेबर पे अटैक कर चुके थे हमीर देव। ही इज क्रेडिट विद हैविंग नो वोन विक्ट्रीज अगेंस्ट राजा भोज ऑफ धार। तो बताते हैं कि भाई हमीर देव ने क्या, राजा भोज जो धार के एरिया के थे उनसे भी लड़े, राणा ऑफ मेवाड़ से। तो एंड बट इट वर दीज विक्ट्रीज विच प्रूव टू बी हिज अनडूइंग। तो ये बोल रहे हैं कि जो इसने जीत ली वो क्या ऐसे प्रूव होगी कि इसकी अनडूइंग इसने नहीं किया। आफ्टर हिज गुजरात कैंपेन, जब ये गुजरात कैंपेन के बाद की बात है, ऑन देयर वे टू बैक टू दिल्ली, जब वो दिल्ली जा रहे थे, द मंगोल सोल्जर रिबेल, मंगोल सोल्जर ने विद्रोह किया, फॉलोइंग ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग द शेयर ऑफ बूटी। वो जो लूट का माल था उसके शेयर के बारे में मंगोल सोल्जर ने विद्रोह कर दिया दिल्ली के राजाओं पर। द रेबेलियन वाज क्रस्ट, तो रेबेलियन जो थे उनको क्रश किया गया, दबाया गया। एंड ए होल सोल मैसेकर फॉलोड, पूरा हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ। टू ऑफ द मंगोल नोबल फ्लेड टू रिफ्यूज फॉर टू रणथंबोर, तो दो मंगोल आदमी ऐसे थे कि वो रणथंबोर में घुस गए, वो रिफ्यूज लेने के लिए, मतलब एक अपनी पनाह लेने के लिए। अलाउद्दीन सेंट मैसेज टू हमीर देव, हमीर देव को मैसेज भेजा टू किल एंड एक्सपेल द मंगोल नोबल्स, कि कहा कि भाई राजस्थान में जो हमीर देव थे आप इनको भगा दो अपने ओर से। बट हमीर देव वे हाई सेंस ऑफ डिग्निटी एंड ओब्लिगेशन, उसके पास क्या थी, डिग्निटी थी, अपने आत्मसम्मान था, और ओब्लिगेशन था टू दोज हु हैड साउट रेफ्यूज, जिन्होंने आश्रय मांगा विद हिम, उसके पास से। बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फोर्ट एंड हिज आर्मी सेंट हॉटी रिप्लाई, तो घमंड के रिप्लाई भेजे उसने अठील। ही वॉज नॉट फार रॉन्ग इन हिज एस्टिमेशन, वो अपने एस्टिमेशन में गलत नहीं था। फॉर रणथंबोर वॉज रेप्यूटेड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट इन राजस्थान, तो स्ट्रॉन्गेस्ट किला था राजस्थान में। एंड हैड अर्लियर डिफाइड जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को पहले हरा भी दिया था। अलाउद्दीन डिस्पैच्ड एन आर्मी कमांड बाय वन ऑफ हिज रेप्यूटेड जनरल, तो अलाउद्दीन ने क्या किया, आर्मी कमांड भेजी वहाँ पे रेप्यूटेड जनरल के हाथों। बट इट वाज रिपल्स्ड, उसको धका दिया गया पीछे विद लॉसेस बाय द हमीर देव, हमीर देव से हार करके उसको रिपल्स करना पड़ा, बैक होना पड़ा। द फेमस पोएट अमीर खुसरो हु वेंट अलोंग विद द अलाउद्दीन, अमीर खुसरो कहाँ गया, अलाउद्दीन के साथ गया। एंड हैज़ गिवन ए ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्ट, किले का ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने, एंड इट्स इन्वेस्टमेंट, जो उसमें पैसा लगा हुआ था। आफ्टर 3 months ऑफ क्लोज सीज,
द फियरफुल जोहर सेरेमनी टुक प्लेस, तो क्या फियरफुल जोहर सेरेमनी हुई वहाँ रणथंबोर में। एंड द वुमन माउंटेड द फ्यूनरल पायर, वो फ्यूनरल जो मतलब जिसमें दहन होता है आदमी का, उस पायर में आग में वो जल गई। आपने मूवी भी देखी होगी। एंड मेन केम आउट ऑफ द फाइट टू द लास्ट, तो आदमी आ गया सबसे, ऑल द मैन केम आउट टू फाइट एट लास्ट, और लास्ट में क्या आदमी सब लड़ने आ गए अलाउद्दीन के साथ। दिस इज द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ये पहला वृतांत है। वी हैव हियर ऑफ जोहर इन पर्शियन, तो हमने जोहर की ये जो कंसेप्ट सुना पर्शियन में भी सुना था। ऑल द मंगोल्स टू डाइड फाइटिंग विद द राजपूत्स, मंगोल्स मर गए राजपूत से लड़ते लड़ते। दिस इवेंट टुक प्लेस इन 1301, 1301 में ये सिस्टम चला था। तो इस जो पूरे पैराग्राफ का यही करक्स है कि रणथंबोर पे राजस्थान में उन्होंने अटैक किया, और रणथंबोर काफ़ी अच्छा किला था। वहाँ पे क्या थे, जो वहाँ के एक राजा थे और जिसका नाम था हमीर देव, वहाँ से सक्सेसर क्या है, पृथ्वीराज चौहान के सक्सेसर वहाँ पे काम कर रहे थे। तो उसके रूलर कौन थे, हमीर देव थे। उन्होंने क्या है बहुत सारी लड़ाइयाँ कर रखी थी। उन्होंने रावणा ऑफ मेवाड़ को हरा रखा था, भोज ऑफ धार को हरा रखा था। और विक्ट्री जो थी इनकी मतलब ऐसे थी जो अनडूइंग होगी कैसे, जो गुजरात कंपेन के बाद क्या है, उन्होंने दिल्ली ने क्या है मंगोल सोल्जर ने रेबेल कर दिया पूरा, क्योंकि ये तो टर्क्स मंगोल ने अपने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अटैक कर दिया। तो क्या हुआ, उनमें से 2 बंदे क्या है जहाँ के ये अपने हमीर देव के पास गए और उन्होंने हेल्प मांगी, रेफ्यूज मांगी। उसने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए क्या कहा कि जो भी आप मतलब 2 आदमी हैं आपको मैं आश्रय दूंगा यहाँ पे, और अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ उन्होंने अपनी वार डिक्लेयर कर दी। इसमें क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले रणथंबोर को जीतना चाहा, और अमीर खुसरो उसके साथ भी गए थे, जलालुद्दीन खिलजी गए। उसमें क्या हुआ, रणथंबोर में जहाँ पे वार जो उसकी रानी वगैरह थी, उन्होंने क्या है अपना जोहर वहाँ पे परफॉर्म किया। वो जो फ्यूनरल पायर में वो डूब गई, और डूबने के बाद क्या हुआ, जितने भी मतलब वहाँ पे आदमी थे मैन थे वो लड़ने के लिए आए, और उन्होंने क्या है बहुत बड़ा मैसेकर हुआ 1301 में। वहाँ पे अलाउद्दीन क्या है चित्तौड़ की तरफ उन्होंने अपनी डायरेक्शन कर दी। आफ्टर दी रणथंबोर वाज मोस्ट पावरफुल स्टैंड इन द देयरफॉर। अब आगे क्या है, अलाउद्दीन नेक्स्ट टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स चित्तौड़। अलाउद्दीन ने क्या है आगे अपनी जो अटेंशन थी चित्तौड़ की तरफ रख दी। आफ्टर रणथंबोर वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन राजस्थान, रणथंबोर के बाद क्या था पावरफुल स्टेट कौन सा था, चित्तौड़ था। इट वाज देयरफॉर नेसेसरी फॉर अलाउद्दीन टू सबड्यूट, उसको दबाना बहुत ज़रूरी था, सबड्यू करना जरूरी था, स्कम्प करना अपने आगे ज़रूरी था। अपार्ट फ्रॉम दिस रूलर रतन सिंह, जो रतन सिंह थे, हैड अनॉयड हिम बाय रिफ्यूजिंग परमिशन टू हिज आर्मी टू मार्च गुजरात थ्रू दी मेवाड़ टेरिटरी। तो रतन सिंह ने उसको चिढ़ा दिया था, मना कर दिया कि आप मेरी एरिया से गुजर नहीं सकते, मेवाड़ टेरिटरी से गुजर नहीं सकते गुजरात जाने के लिए। एंड चित्तौड़ आल्सो डोमिनेटेड द रूट फ्रॉम अजमेर टू मालवा, तो चित्तौड़ में क्या था जो मालवा तक जाने का रास्ता था अजमेर से मालवा का, वो भी यहीं से जाता था चित्तौड़ से। देयर इज ए पॉपुलर लेजेंड दैट अलाउद्दीन अटैक चित्तौड़ बिकॉज, अलाउद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अटैक कर दिया चित्तौड़ पे, बिकॉज ही काउटेड पद्मिनी, वो पद्मिनी को चाहते थे, काउटेड थे, उसके लिए आकांक्षा कर रहे थे। एंड द ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ रतन सिंह, जो रतन सिंह की ब्यूटीफुल क्वीन थी। मैनी मॉडर्न हिस्ट्रियन डू एक्सेप्ट दिस लेजेंड बिकॉज इट इज़ मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम मोर देन 100 ईयर्स लेटर। मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि 100 साल के बाद किसी द्वारा बताया गया। इट वॉज एम्बलिस्ड, इसको सुसज्जित किया गया लेटर बाई हिंदी पोएट मलिक मोहम्मद जायसी, जो हिंदी पोएट थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन दिस स्टोरी में पद्मिनी इज द प्रिंसेस ऑफ सिंघल द्वीपा, जो स्टोरी लिखी गई उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी ने, हिंदी पोएट थे, उन्होंने लिखा पद्मिनी को एज ए प्रिंसेस राजकुमारी बता सिंगल द्वीपा की। एंड रतन सिंह क्रॉसेस द 7 सीज टू रीच हर, तो सिंगल द्वीप क्या है, रतन सिंह वहाँ पे बहुत सारे समुद्र पार करके गए। एंड ब्रिंग हिर बैक टू दी चित्तौड़, और चित्तौड़ में ले गए। आफ्टर मैनी एडवेंचर्स विच अपीयर इम्प्रोबेबल, तो बहुत सारे मतलब एडवेंचर्स लाइफ में झेलते हुए जो इम्प्रोबेबल असंभव दिख रहे थे। द पद्मिनी लेजेंड इज ए पार्ट ऑफ दिस अकाउंट, तो पद्मिनी इस स्टोरी में थी दिस दैट सुल्तान कुड हैव डिमांडेड to see the face of queen who was the wife of another ruler is also unthinkable, as the idea of the proud of Rana would have agreed to show her even through a mirror। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे पद्मिनी क्या थी इस का हिस्सा थी, एंड सुल्तान कुड हैव डिमांडेड, सुल्तान ने क्या डिमांड की होगी उसका फेस देखने के लिए रानी का, वो जो अनदर रूलर की वाइफ थी।
तो ये अनथिंकेबल आइडिया है, ऐसा हो नहीं सकता। एज द आइडिया दैट प्राउड राणा वुड हैव एग्रीड, मान लो कि प्राउड राणा था, जो राणा रतन सिंह थे, वो एग्री हो गए होंगे सो हर उसका फेस दिखाने के लिए थ्रू ए मिरर, सच ए सजेशन वुड हैव बीन एन इंसल्ट टू द राजपूत सेंस ऑफ फोर्ड। तो ऐसा अगर मान लो फेस दिखाने का कंसेप्ट होता तो ये राजपूत के लिए बहुत इंसल्ट का काम होता। फॉर विच दे विलिंगली सेक्रीफाइड देयर लाइफ, इसलिए उन्होंने क्या है अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर दी। ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा हुआ है। सिंगल द्वीपा की रानी थी जो कि पद्मिनी थी, उसके लिए ये बहुत दूर गए थे, यही इसका क्रक्स है कि। और ऐसा नहीं हो सकता अगर मान लो उन्होंने उसको फेस दिखाने के लिए बोला हो फिर मिरर से, तो अपने प्राइड के लिए जो मतलब वो अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर दी, ये बात कह रहे हैं कि ऐसा होगा राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन क्लोजली इन्वेस्टेड चित्तौड़, तो उन्होंने क्या बहुत इन्वेस्ट किया चित्तौड़ में। एंड आफ्टर ए वेलियंट रेजिस्टेंस बाय द बी सीज्ड फॉर सेवरल मंथ, उसको सीज कर दिया चारों तरफ से बहुत महीनों के लिए। अलाउद्दीन स्टोर्म द फोर्ट को उड़ा दिया 1303 में। एंड राजपूत परफॉर्म जौहर, तो राजपूत ने परफॉर्म किया जौहर, वो आग में जला दिया आपको। मोस्ट ऑफ द वॉरियर डाइड फाइटिंग, बहुत सारे वॉरियर थे लड़ते हुए मरे। एंड पद्मिनी एंड द अदर क्वींस आल्सो सेक्रीफाइड देयर लाइफ, पद्मिनी ने और अलग रानियों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया। बट इट सेम्स दैट रतन सिंह वाज कैप्चर्ड अलाइव, रतन सिंह को जिंदा पकड़ा गया। एंड केप्ट ए प्रिजनर फॉर टाइम, कुछ टाइम तक कैद में रखा। चित्तौड़ वाज असाइंड टू अलाउद्दीन माइनर सन खिजर खान, तो ये चित्तौड़ के एरिया को खिजर खान को दे दिया गया था अलाउद्दीन के बेटे को। ए मुस्लिम गैरिशन वाज पोस्टेड, वहाँ पे मुस्लिम छावनी रखी गई, क्योंकि रतन सिंह हिंदू थे तो वहाँ पे मुस्लिम छावनी रखी थी ताकि वो अटैक को संभाल सके। और खिजर खान उसके बेटे अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ पे पोस्टेड हो गए। आफ्टर सम टाइम इट्स चार्ज वाज हैंडेड ओवर टू दी कजन ऑफ रतन सिंह, उसके कुछ दिन के बाद रतन सिंह के चाचा के लड़के को हैंड ओवर कर दिया। यही इसका करेक्ट है कि पद्मिनी मर गई, वहाँ पे जौहर कर लिया उन्होंने, 1303 में स्ट्रॉम कर दिया, उसने किले को उड़ा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे को वहाँ पे रख दिया। खिजर खान था जो मुस्लिम टुकड़ी भी रख दी वहाँ पे। थोड़े दिन बाद उसको छोड़ के चले गए और चित्तौड़ में क्या है अपना रतन सिंह के जो चाचा के लड़के थे उनको बैठा दिया। अलाउद्दीन आल्सो ओवर रेन जलोर, अलाउद्दीन ने कुचल दिया, किसको हरा दिया, जलोर जगह को, जलोर को, विच ले ऑन द रूट ऑफ द गुजरात, वो पड़ता है कहाँ पे, गुजरात के रास्ते में ही पड़ता था। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द अदर मेजर स्टेट्स इन राजस्थान वर फोर्स टू सबमिट, बहुत सारे स्टेट थे राजस्थान में, उनको मतलब फोर्स किया गया, कंपल्सन डाला उनके ऊपर कि आप कम करो, सबमिट करो अपने आप को टू द क्राउन ऑफ द Delhi. However, it seems that Alauddin did not try to establish direct administration. Alauddin ने direct administration बनाना नहीं चाहा over the Rajput state. The Rajput rulers were allowed to rule. Rajput rulers को allow किया गया to rule, but had to pay regular tribute. रेगुलर टाइम पे उन्होंने मेहनताना दिया, उस ट्रिब्यूट दिया। एंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ सुल्तान, और सुल्तान के ऑर्डर को माना। मुस्लिम गैरिशंस वर पोस्टेड इन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स, मुस्लिम अपनी छावनी छोड़ दी मुस्लिमों की। एंड सच एज अजमेर में, नागौर में। एंड दस राजस्थान वाज थोरली सबज्यूड, तो पूरे राजस्थान को क्रश कर दिया, सबज्यू कर दिया, अपनी सोवरेनिटी के अंडर लेके आ गए, जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं डेक्कन एंड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का क्या हाल था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। इवन बिफोर कंप्लीटिंग दी सब्जुगेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान को पूरा क्रश करने से पहले अलाउद्दीन हैड कंक्वर्ड मालवा, तो मालवा को उन्होंने पहले कवर कर लिया था, क्योंकि गुजरात एंड मालवा उनके कंट्रोल में थे। विच सेज अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने कहा है वाज एक्सटेंसिव। अमीर खुसरो किसके क्रोनोलिक कंटेम्प्रेरी थे, किसके कंटेम्प्रेरी थे, अमीर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्प्रेरी थे। आपको याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में। तो वाज सो एक्सटेंसिव दैट इवन वाइज जियोग्राफर वर अनेबल टू डिलिमिट इट्स फ्रंटियर, फ्रंटियर को, उसकी बाउंड्री को जोग्राफर भी थे ये नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने मालवा को, गुजरात को कवर कर रखा था। अनलाइक राजस्थान, मालवा वाज ब्रोट अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राजस्थान कभी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आया, बट मालवा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, एडमिन कंट्रोल कर लिया, सेंट्रलाइज कर लिया दिल्ली सल्तनत ने। एक गवर्नर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर इट, एक गवर्नर को अपॉइंट किया गया इसका एरिया देखने के लिए। इन 1306 एंड 7 अलाउद्दीन प्लान 2 कैंपेन्स, अलाउद्दीन ने प्लान किए 2 कैंपेन। द फर्स्ट वाज द अगेंस्ट रायकरण हु आफ्टर हिज एक्सपल्शन फ्रॉम गुजरात, मतलब उसको भगा दिया था रायकरण को गुजरात से। एंड हैड बीन होल्डिंग बगलाना एरिया को वो होल्ड कर रहा था, हैड बीन होल्डिंग कर रहे थे बगलाना को ऑन दी बॉर्डर ऑफ मालवा के एरिया में। रायकरण फोर्ट ब्रोली, रायकरण क्या है बहुत बहादुरी से लड़े। एंड बट ही कुड नॉट रेजिस्ट फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक रजिस्ट नहीं कर पाए। द सेकेंड एक्सपेडिशन वाज एम्ड एट अगेंस्ट राय रामचंद्रा, दूसरा अभियान था राय रामचंद्र के खिलाफ। द रूलर ऑफ द देवगिर, जो देवगिर के एरिया के थे। हु हैड बीन इन अलायंस विद द रायकरण और उसका गठबंधन था। इन एन अर्लियर कैंपेन राय रामचंद्र हैड एग्रीड टू पे 12 ईयरली ट्रिब्यूट टू दिल्ली, तो वो बोला कि मैं साल में आपके पैसे भेज दूंगा, मुझे यहाँ पे रहने दो, रामचंद्र बोला। एंड दे हैड फॉलन इनटू एरियर्स, तो
क्या है, पैसा ज़्यादा इकट्ठा होगा, नहीं दे पाया। द कमांड ऑफ द सेकेंड आर्मी वाज इंटरेस्टेड टू अलाउद्दीन स्लेव। तो कमांड आर्मी की किसकी देगी, अलाउद्दीन का जो स्लेव थे मलिक गफूर को। राय रामचंद्र हु सरेंडर टू गफूर, राय रामचंद्र ने सरेंडर किया गफूर को एंड वाज ऑनरेबली ट्रीटेड एंड कैरी टू दिल्ली वेयर आफ्टर सम टाइम ही वाज रिस्टोर्ड टू हिज डोमिनियंस। उसको इज्जत दी गई राय रामचंद्र को, बाद में उसको वहीं पे अपना रायन बोल के वापस उसको एस्टैब्लिश कर दिया, रिस्टोर कर दिया उसके डोमिनियन को। After some time, he was restored to his dominions with the title of Rai Rayan, and gift of 1 lakh takas was given to him along with a golden colored canopy, which was a symbol of rulership. उसको golden color canopy भी दी, उसका इतना सम्मान किया गया। और he was also given a district of गुजरात, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया। One of his daughter was married to अलाउद्दीन, उसने अपनी बेटी की एक शादी कर दी थी अलाउद्दीन के साथ। राय रायन भी बोला गया। और रामचंद्र, रामचंद्र किसके गुट में थे, जो कि रायकरण के गुट में थे, उन्होंने अलायंस कर रखा था। द अलायंस विद द राय रामचंद्र वाज टू प्रूव इट टू ग्रेट वैल्यू ऑफ अलाउद्दीन इन हिज फर्दर एग्रेंडाइजमेंट इन द डेक्कन। एग्रेंडाइजमेंट क्या था, आगे बढ़ने के लिए डेक्कन में। तो इस पूरे पैराग्राफ का यही क्रक्स है कि जो 1306-1307 में अलाउद्दीन ने प्लान किया था तो 2 कैंपेन, क्योंकि मालवा को उन्होंने पूरा कंट्रोल कर दिया था। देवगिर जो गुजरात का साउथ का एरिया था, तो वहाँ पे क्या है, उसमें मतलब 2 राजा थे, एक रायकरण थे। रायकरण रजिस्ट कर पाए थोड़े दिन तक, फिर वो हार गए। वो क्या है, उनके सब मित्र कौन थे, रामचंद्र थे, और दोनों ने गुट बनाया। बट फिर भी क्या हुआ, रामचंद्र क्या देवगिर में थे और रायकरण क्या थे, उसमें ब्रेवली फाइट किया था उन्होंने। रायकरण भी उसी गुजरात में एरिया में थे। तो अभी क्या हुआ, इन दोनों में गुटबंदी थी, रामचंद्र में रायकरण में। बट रामचंद्र ने सबड्यू कर दिया, स्कम कर दिया दिल्ली सल्तनत के आगे। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत के आगे किया तो उनको सम्मान दिया गया, राय रायन के नाम से बोला गया, उनको पैसे भी दिए गए, उनको कैनोपी भी दी गई, और उनकी बेटी से शादी कर ली अलाउद्दीन खिलजी ने। इतना ही इसका क्रक्ष है। आगे चलते हैं। बिटवीन 1309 to 1311 मलिक गफूर थे जो लेड टू कैंपेन्स इन साउथ एरिया। मलिक गफूर कौन थे, अलाउद्दीन के जनरल थे। तो उन्होंने क्या कैंपेन साउथ में अपना आगे आंदोलन चला दिया साउथ इंडिया में। द फर्स्ट अगेंस्ट दी वारंगल, एक वारंगल के अगेंस्ट तेलंगाना में एरिया, एंड अदर अगेंस्ट दी द्वार समुद्रा मॉडर्न कर्नाटका, जो कि मॉडर्न डे में कर्नाटका उसको द्वार समुद्रा बोलते थे। तो 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, कर्नाटका को क्या बोलते थे, द्वार समुद्रा मिडिवल टाइम में। एंड माबार कहाँ, तमिलनाडु में, एंड मदुरई एरिया तमिलनाडु में था। ए ग्रेट डील हैज़ बीन रिटन ऑन दिस एक्सपीडिशन पार्सली बिकॉज दे स्ट्रक द इमेजिनेशन ऑफ द कंटेम्प्रेरीज। जो उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ वाले जो इमेजिन कर सकते थे, उनके समकालीन आदमी थे, वो उनकी थॉट्स को उन्होंने क्रम्बल कर दिया। हाउ, और दे वर ओवर लाइक फ्लैबरगास्टेड, उन्होंने भौचक्के हो गए थे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था। क्योंकि मलिक गफूर बहुत पावरफुल थे। उन्होंने क्या किया, वारंगल में अटैक किया, तेलंगाना में, और तमिलनाडु में भी अटैक कर दिया, और जो कर्नाटका में भी, तीनों जगह ग्रेट डील थी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता था। कोर्ट पोएट अमीर खुसरो, जो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन के टाइम पे, मेड दैम सब्जेक्ट ऑफ ए बुक, उन्होंने एक बुक का सब्जेक्ट बना दिया। दिस कैंपेन्स रिफ्लेक्टेड बोल्डनेस, ये कैंपेन्स थी उनमें क्या साहसिकता झल रही थी, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ए हाई डिग्री ऑफ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर ऑन द पार्ट ऑफ द दिल्ली रूरल। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मुस्लिम आर्मीज पेनिट्रेटेड एज फार एज मदुरई, पहली बार मदुरई तक पहुंच गई थी मुस्लिम आर्मी, एंड ब्रोट बैक अनटोल्ड वेल्थ, बिना बताई, मतलब जिसको बताया नहीं जा सकता, इतना पैसा लेके आए थे वो। दे प्रोवाइडेड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, they provided first hand information about the condition in south, thought that they hardly provided any fresh geographical knowledge। तो उन्होंने बहुत साउथ की जोग्राफी की नॉलेज कम थी, बट उन्होंने क्या पहली बार ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कराई। दे ट्रेड रूट ऑफ टू साउथ इंडिया एंड वर वेल नोन, जो ट्रेड रूट थे वहाँ पे व्यापार करने के रास्ते सबको पता थे। एंड व्हेन गफूर आर्मीज रीच्ड विराचला इन माबार एरिया में, विराचल जगह है, वहाँ पे पहुंची गफूर की आर्मी। दे फाउंड ए कॉलोनी ऑफ मुस्लिम मर्चेंट सेटल देयर, वहाँ पे पहले से ही तमिलनाडु में मुस्लिम मर्चेंट्स व्यापारी रहते थे। द रूरल इवन हैड ए कंटीजेंट ऑफ द मुस्लिम ट्रूप्स इन हिज आर्मी, तो रूलर जो थे, राजा थे, उनके पास क्या था, ट्रूप्स थी आर्मी की, जिसमें मुस्लिम थे। दिस एक्सपेक्टेशन ग्रेटली रेज गफूर इन पब्लिक एस्टिमेशन, तो पब्लिक में उसकी गफूर की इज्जत बढ़ गई। एंड अलाउद्दीन अपॉइंटेड हिम मलिक नायब बना दिया उनको, मलिक गफूर को, एंड वाइस रीजेंट ऑफ द एम्पायर, मतलब उस एरिया के वाइस बना दिए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है वैसे ही बना दिए। पॉलिटिकली हाउएवर द इफेक्ट्स ऑफ दिस कैंपेन्स वर लिमिटेड, इफेक्ट्स लिमिटेड थे, क्योंकि गफूर वाज एबल टू फोर्स द रूलर्स ऑफ वारंगल, द्वार समुद्रा कर्नाटका का, वारंगल तेलंगाना का, टू शू फॉर पीस, उनको मतलब बोला कि पीस के शांति के लिए क्या, और टू सरेंडर और सब ने सरेंडर कर दिया। देयर ट्रेजर एंड एलिफेंट्स, हाथी भी सरेंडर कर दिए। टू प्रोमिस एन एनुअल ट्रिब्यूट के लिए प्रोमिस कर दिया।
तो इसका क्या पूरे का क्रक्स है कि साउथ में उन्होंने अपने पंजे फैलाए। मलिक गफूर ने वहाँ कैंपेन किया और द्वार समुद्रा में भी चले और तमिलनाडु में भी चले गए। ग्रेट डील जो कि रिटर्न ली गई इसमें टाइम पे किसके द्वारा राइट की गई, अमीर खुसरो के द्वारा, कि उन्होंने इस बुक को अपना बुक में सब्जेक्ट बना ली ये 3। और कैंपेन जो उसकी साहसिक काम थे वो इसलिए वो साउथ में बहुत दिल्ली फैल गए थे, दिल्ली का सल्तनत का एरिया। और आर्मी क्या है पहली बार मदुरई तक पहुंची थी, बहुत पैसा इकट्ठा किया उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी। कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया हार्डली प्रोवाइडेड एनी फ्रेश जोग्राफी, तो कोई फ्रेश जोग्राफिकल नहीं आई, पहले की थे। ट्रेड रूट का पता ही था सबको, माबार एरिया में विराचल तक पहुंच गए थे। और मुस्लिम ट्रूप्स भी थे एक एरिया में, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया था जो कंट्री कहाँ पे, इसमें विराचला में जो क्या माबार एरिया में थे तमिलनाडु में, वहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी भी थी और मुस्लिम व्यापारी भी थे, कुछ पोजीशन भी थी। तो इससे क्या है मलिक गफूर की इज्जत बढ़ गई अलाउद्दीन की नज़रों में, उसको मलिक नायब बोला गया और वाइस रीजेंट बना दिया। और जो लिमिटेड थे गफूर को वारंगल और द्वार समुद्रा में पीस शांति के लिए खींचा गया, उनको सरेंडर किया, उनके हाथी वगैरह लूट लिए। बट इट वाज वेल नोन, यह बात नोन सबको पता थी, सिक्योर दिस ट्राइब्स एंड एनुअल कैंपेन वुड बी नीड। तो इनको सिक्योर करने के लिए हर साल कैंपेन करना पड़ता था इनको कब्जे में रखने के लिए। इन द केस ऑफ माबार इवन दिस फॉर्मल एग्रीमेंट्स वाज नॉट फोर्थ कमिंग, फॉर्मल एग्रीमेंट माबार के एरिया में नहीं आ रहे थे। द रूलर्स हैड अवॉइडेड द पिच्ड बैटल, मतलब रूलर जो वहाँ टाइम के राजा थे उन्होंने क्या पिच बैटल, टुकड़ों में बैटल नहीं की। गफूर हैड प्लंडर्ड एज मच एज ही कुड इंक्लूड इन ए नंबर ऑफ वेल्थी टेम्पल्स, तो गफूर ने बहुत पैसा लूटा साउथ से, सच एज दोज एंड चिदम्बरम के टेम्पल से, एंड हैड टू रिटर्न टू दिल्ली विदाउट बीइंग एबल टू डिफीट द तमिल आर्मी। तमिल आर्मी को बिना अटैक किए हुए पैसा लेके अपना खिसक लिए वापस गफूर। डिस्पाइट द ट्रबल्स ऑफ द फॉलोइंग द डेथ ऑफ द अलाउद्दीन, बहुत सारी मतलब अलाउद्दीन की डेथ होगी उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई, विच विद इन द डिकेड, एक दशक में, ए हाफ ऑफ हिज डेथ ऑल ऑफ सजन आउट ऑफ साउदर्न किंगडम मेंशन अबव वर वाइप्ड आउट, मतलब उनको क्लियर कर दिया, वाइड आउट कर दिया, जैसे पोचा लगाते ना वैसे क्लियर कर दिया साउदर्न के किंगडम को। एंड देयर टेरिटरीज ब्रोट अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली, डायरेक्ट एडमिन होने लगा दिल्ली से अलाउद्दीन के बाद भी। अलाउद्दीन हिमसेल्फ वाज नॉट इन फेवर ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अलाउद्दीन इसका फेवर भी नहीं करता था कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ नोबल्स को, कुछ उलेमाज को, कुछ प्रिंसली स्टेट्स को वहाँ पे प्रिजर्व करना चाहिए था। हाउएवर द चेंज इन दी पॉलिसी हैड बिगन इन दी ओन लाइफ टाइम, उसकी खुद की लाइफ टाइम में चेंज होने लगा था, उसने हालांकि कहा था बट होने लगा था। इन 1350 राय रामचंद्र, जो 1315 में राय रामचंद्र थे, इनके दोस्त कौन थे, रायकरण थे, देवगिर के एरिया की बात हो रही है। तो हु हैड रिमेन स्टेडली लॉयल टू दिल्ली, वो दिल्ली के लिए लॉयल रहे थे। एंड हिज सन, उसके बेटे थे, थ्रू ऑफ योक ऑफ दिल्ली, बट उसके बेटे ने क्या, जो दिल्ली की सल्तनत का जुआ अपने सिर से उतार के फेंक दिया, क्योंकि रामचंद्र को तो अलग उपाधि भी दी थी, उनकी बेटी से शादी भी की थी ना उन्होंने। मलिक गफूर क्विकली केम एंड क्रश द रेबेलियन, मलिक गफूर जल्दी से आए, उन्होंने क्रश कर दिया विद्रोह को। एंड अज्यूम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरिया, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैला दिया। हाउएवर मैनी आउटलाइंग एरिया, जो बाहर फार फ्लंग एरिया थे, दूर थे, डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। वाइल ए फ्यू रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ डिसिडेंट्स ऑफ द राय, तो राय के अंडर में रहे कुछ बंदे, जैसे राय रामचंद्र के अंडर में। अब आगे चलते हैं, इसमें तो यही है कि इतना क्रक्स दिया हुआ कि उसके बाद प्रॉब्लम आई अलाउद्दीन की खिलजी के मरने के बाद, फिर भी गफूर ने कुछ एरिया पे अटैक किया और कुछ जो थे अंडर कंट्रोल रहे राय के। राय रामचंद्र जो जिसको बेटी से अलाउद्दीन खिलजी ने शादी भी की थी। तो इतना इस क्रक्स है। आगे चलते हैं। ऑन सक्सीडिंग टू दी थ्रोन पे आने के बाद मुबारक शाह सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन के बेटे कौन थे, मुबारक शाह सब्ज्यूट देवगिर अगेन, देवगिर को दोबारा से हराया, क्योंकि वहाँ पे रायचंद्र का बेटा एक रेबेलियन के तौर पे आया था। इंस्टॉल द मुस्लिम गवर्नर, वहाँ पे मुस्लिम गवर्नर रखा मुबारक शाह ने। ही आल्सो रेडेड वारंगल एंड कंपेल्ड द रूरल टू सीड वन ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट, और उसको वारंगल में अटैक किया और उसको कंपल्सन डाला उसके ऊपर कि आप मुझे एक अपना एरिया दीजिए। खुसरो खान ए स्लेव ऑफ सुल्तान, जो खुसरो खान थे किसके थे, सुल्तान के स्लेव थे। मेड एंड प्लेंडरिंग रेड इनटू माबार एरिया में लूटने वाली कई, एंड सेट द रिच सिटी ऑफ मछलीपट्टम के एरिया को कब्जे में कर लिया। एंड नो कंक्वेस्ट वर मेड इन एरिया, और कोई यहाँ पे जीत नहीं की आगे इस एरिया में, बट मछलीपट्टम को और माबार एरिया को लूटा उन्होंने। खुसरो खान ने, जो सुल्तान के एक स्लेव थे, उसके गुलाम थे मुबारक शाह के, ये एरिया था। तो आगे चलते हैं। फॉलोइंग द एसेसन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का टाइम आया 1320 में। ए सस्टेन एंड विगोरस फोर्स पॉलिसी वाज इम्बार्क्ड अपॉन, एक नई बहुत मतलब मोटिवेटेड जो थी, विगोरस थी, बहुत कड़ी थी
फॉरवर्ड पॉलिसी आई, स्टार्ट कर दी 1320 में। एंड द सुल्तान सन मोहम्मद बिन तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, वाज पोस्टेड टू देवगिर फॉर दिस पर्पज। उन्होंने उसको पोस्टेड कर दिया देवगिर में। एंड ऑन द एक्सक्यूज दैट द रूलर ऑफ वारंगल हैड नॉट पेड द स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूटेड, क्योंकि वारंगल के जो राजा का बहाना लेके कि आपने पैसे नहीं दिए, ट्रिब्यूट नहीं दिया, कर नहीं दिया, मोहम्मद बिन तुगलक बी सीज वारंगल अगेन, दोबारा से वारंगल को कब्जे में कर लिया। एट द फर्स्ट टाइम ही सफर्ड ए रिवर्स, पहली बार उसको एक रिवर्स झेला उन्होंने। फॉलोइंग ए रूमर ऑफ द सुल्तान डेथ इन दिल्ली, दिल्ली में सुल्तान की डेथ की खबर फैल गई। एंड दिल्ली आर्मीज वर डिसऑर्गेनाइज, आर्मी डिसऑर्गेनाइज होगी। देन डिफेंडर फेल्ड अपॉन इन्फ्लिक्ट ए हैवी लॉसेस, तो उसके ऊपर क्या डिफेंडेंट्स थे, जैसे जो रक्षा करने वाले थे, उनके ऊपर बहुत हैवी लॉस पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू रिट्रीट टू देवगिर, देवगिर से वापस आना पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक को। आफ्टर रिकग्नाइजिंग हिज आर्मी ही अटैक्ड अगेन, दोबारा से अपनी आर्मी को रिकग्नाइज किया और अटैक किया। दिस टाइम नो क्वार्टर वाज गिवन टू द राय को कोई जगह नहीं दी गई दोबारा। दिस वाज फॉलोड बाय द कंक्वेस्ट ऑफ द माबार एरिया, जो तमिलनाडु में था, मदुरई के पास था, वाज आल्सो नेक्स्ट, दोबारा से अटैक किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक देन रेज उड़ीसा को भी उन्होंने उठाया। एंड रिटर्न टू दिल्ली एंड रिच प्लंडर, बहुत पैसा इकट्ठा किया तो उड़ीसा से भी। नेक्स्ट ईयर ही सब्ड्यूड, उसने सब्ड्यू कर दिया, झुका दिया बंगाल, विच हैड बीन इंडिपेंडेंट सिंस डेथ ऑफ द बलबन, जो बलबन की डेथ के बाद इंडिपेंडेंट था उसको भी उसने दबा दिया, बंगाल को भी। तो इसी का यही क्रक्स है कि इस मान लो जो गयासुद्दीन तुगलक आए 1320 में, उन्होंने पॉलिसी अपनाई आगे बढ़ने की। उनके बेटे ने मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो उसने क्या है देवगिर में भेज दिया था मोहम्मद बिन तुगलक को। उसने क्या किया, वारंगल के राजा को दोबारा से लूटा, और जो साउथ में एक पर्टिकुलर एरिया तक, वहाँ तक पहुँच गए थे वो माबन के एरिया तक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल को तो लूट ही लिया था, उसके बाद माबन के एरिया तक पहुंच गए। मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू रिट्रीट, वापस देना पड़ा देवगिर को, क्योंकि उसके पास बहुत सारे लॉसेस हो गए थे, डिसऑर्गेनाइज हो गई थी वहाँ की आर्मी। दोबारा से यहाँ के आर्मी वो राय को कोई जगह नहीं मिली दोबारा से अटैक करने पे। और उड़ीसा को भी उसने बहुत सारा लूटा, उड़ीसा में पैसा था, और बंगाल को भी एरिया में कवर कर लिया, जो बलबान के टाइम के बाद इंडिपेंडेंट था। अब आगे चलते हैं। 10/1324 1324 तक टेरिटरीज ऑफ दिल्ली सल्तनत रीच्ड अप टू मदुरई, मदुरई तक पहुंच गई थी 1324 तक। द लास्ट हिंदू प्रिंसिपलिटी इन द एरिया कंपीली इन साउथ कर्नाटका, साउथ कर्नाटका में हिंदू कम्युनिटी कौन थी, कंपीली थी, वाज एनेक्स्ड 1328 1328 में इसको कब्जा कर लिया था। ए कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हु हैड रेबल्ड हैड गिवन शेल्टर देयर, उन्होंने क्या हुआ वहाँ पे आश्रय दिया, जो उसका चाचा का लड़का रेबेलियन बन गया था। एंड दस प्रोवाइडिंग ए कन्वीनियंट एक्सक्यूज फॉर अटैकिंग इट, वो बहुत मतलब ईजी एक्सेस दे दिया, ये बहाना लेकर कन्वीनियंट, उसका सुगम्य बहाना दे दिया कि इस पर अटैक कर सकते थे वो मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा का लड़का। द सदर्न एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली, एक्सपेंशन फैल गया दिल्ली सल्तनत का टू फार साउथ एंड टू द ईस्ट इंक्लूडिंग उड़ीसा, क्रिएटेड ट्रिमेंडस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा फैल गया दिल्ली सल्तनत का एरिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आई, विच हैड टू फेस मोहम्मद बिन तुगलक। वी शैल नाउ टर्न टू स्टडी ऑफ द मैनर इन विच ही ट्राई टू कोप विद दिस प्रॉब्लम। वी शैल नाउ टर्न टू द स्टडी, हमें ऐसे स्टडी करनी चाहिए जो प्रॉब्लम्स को सुन के, एंड द स्टेन्स विच इट इम्पोज ऑन दिल्ली सुल्तान इटसेल्फ, जो दिल्ली सल्तनत पर क्या क्या उसने स्ट्रेन डाले, टेंशन डाली, ये बात है। अब आगे चलते हैं। इसका यही है कि सडन क्रक्स क्या है, दिल्ली सल्तनत को साउथ तक फैल गया, ईस्ट तक फैल गया, उड़ीसा में फैल गया, बहुत लंबा चौड़ा फैल गया। एडमिन के इशू आए, क्योंकि लंबा चौड़े एरिया को कंट्रोल करना बहुत टिपिकल होता है, और कुछ दिल्ली सल्तनत के स्ट्रेन आ गए थे, क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी। तो इंटरनल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुए थे यहाँ पे बाय दी अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में क्या रिफॉर्म्स हुए थे, सुधार हुए थे, एक्सपेरिमेंट हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी केम टू बी थ्रोन, जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी गद्दी पे आए, द पोजीशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज फेयरली वेल कंसोलिडेटेड इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एम्पायर। तो बोल रहे हैं कि जो पोजीशन थी दिल्ली की सल्तनत की, फेयरली वेल कंसोलिडेटेड, उसको कंसोलिडेटेड इकट्ठा किया गया था इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर के सेंट्रल एरिया में। दैट इज द पोर्शन कंप्राइजिंग द अपर गंगा वैली एंड ईस्टर्न राजस्थान, जिसमें क्या क्या थे, अपर गंगा वैली थी और ईस्टर्न राजस्थान थे। दिस एम्बोल्डन, उसने एम्बोल्डन किया, स्ट्रेंथन किया था सुल्तान टू अंडरटेक ए सीरीज ऑफ इंटरनल रिफॉर्म्स, बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सपेरिमेंट एम्ड एट इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन। उसका क्या निशाना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेंथिंग द आर्मी, आर्मी को स्ट्रेंथ करेंगे। गियरिंग अप द मशीनरी ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या है, एक जो लैंड रेवेन्यू कर इकट्ठा करने की सिस्टम था उसको गियरिंग अप किया, आगे लेके, टेकिंग स्टेप्स टू एक्सपेंड, उसको आगे फैलाया, एंड इम्प्रूव कल्टिवेशन उपज बढ़ाई, एंड प्रोवाइडिंग फॉर वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, वेलफेयर के लिए कुछ प्रोवाइड किया। इन दी रैपिडली एक्सपेंडिंग टाउन बढ़ रहे थे, तो उसमें वेलफेयर के मेजर्स लिए। एंड नॉट ऑल द मेजर्स वर सक्सेसफुल, सारे मेजर सक्सेसफुल नहीं थे, बट दे मार्क इम्पोर्टेंट न्यू डिपार्चर,
अलग अलग से आगे एक्सटेंडेड हुआ उनकी फैसिलिटी। सम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपेरिमेंट फेल हुए, एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए, बिकॉज दे वर नॉट वेल कंसीव्ड, उनको अच्छे से मतलब प्लान नहीं किया, कंसीव नहीं किया गया, और अकाउंट ऑफ अपोजिशन वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ मतलब ऐसे क्या थे भाई, अपोजिशन ने उनके इंटरेस्ट अलग थे, उन इसलिए अटैक किया। दे डू हाउएवर सो दैट द टर्किश स्टेट हैड नाउ एक्वायर्ड ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, टर्किश स्टेट ने क्या है तरीके अपनाए स्टेबिलिटी के, दैट इट वाज नो लॉन्गर कंसर्न मियरली विद द वारफेयर एंड लॉ एंड ऑर्डर्स। तो अब ये क्या था, चिंता का बात नहीं था वारफेयर के लिए एंड लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इसका क्रक्स क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और क्या स्ट्रक्चर लेके आए। अलाउद्दीन खिलजी अपने गद्दी पे आए तब उन्होंने क्या दिल्ली सल्तनत में कंसोलिडेट किया सारे एम्पायर को। उन्होंने क्या किया, अपर गंगा वैली को ईस्टर्न राजस्थान तक पहले, और उसने क्या बहुत साहस बढ़ाया सुल्तान्स को, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स लिए उन्होंने अपने एरिया में, और एक्सपेरिमेंट भी किए उन्होंने। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया, आर्मी को इम्प्रूव किया, मशीनरी लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी इम्प्रूव किया उन्होंने। क्या कल्टीवेशन को, अपनी उपज को भी बढ़ा लिया, कुछ वेलफेयर्स के मेजर भी लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट उसके सक्सेस हुए और कुछ हद तक फेल भी हो गए। तो कुछ बंदों ने जिनका इंटरेस्ट अलग था ओपोनेंट्स का, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट अलग अलग थे, तो उन्होंने ऑन दैट पर्टिकुलर काउंट दे हैव रेबल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। तो उन्होंने क्या टर्किश को दैट टर्किश स्टेट हैड नाउ एक्वायर्ड ए मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, टर्किश एम्पायर क्या स्टेबिलिटी आ गई थी, और वारफेयर या लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई कंसर्न नहीं था, अच्छे से उन्होंने स्ट्रेंथन किया था दिल्ली सल्तनत ने। अब मार्केट कंट्रोल या एग्रीकन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन, मार्केट कंट्रोल कैसे किया, या जो कृषि की जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी थी अलाउद्दीन की वो क्या थी। फॉर कंटेम्प्रेरीज, जो उसके समकालीन थे, अलाउद्दीन मेजर्स टू कंट्रोल द मार्केट्स वाज वन ऑफ द ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो कंटेम्प्रेरीज थे उसके समकालीन थे अलाउद्दीन के, वो उनका कहना ये है कि भाई अलाउद्दीन के जो मेजर थे, तरीके थे लैंड सिस्टम को, एग्रीकल्चर सिस्टम को कंट्रोल करना, बहुत ही ग्रेट वंडर्स थे वर्ल्ड का। इन ए सीरीज ऑफ ऑर्डर्स आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द चित्तौड़ कैंपेन, चित्तौड़ कैंपेन से वापस आया, अलाउद्दीन साउट टू फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज फ्रॉम द फूड ग्रेन्स, शुगर एंड कुकिंग ऑयल टू नीडल। तो उन्होंने क्या कमोडिटीज़ को, जो फूड ग्रेन्स थे, शुगर थे या कुकिंग ऑयल था, उनको टू ए नीडल एंड फ्रॉम मतलब सुई से लेके सारे सबको मैनेज किया उन्होंने, मार्केट रिफॉर्म्स किया अलाउद्दीन ने। एंड फ्रॉम कॉस्टली इंपोर्टेड क्लोथ्स, जो महंगे से महंगा कपड़ा, घोड़ों का, कैटल्स का, स्लेव्स का, बॉयज़ का, गर्ल्स का, जितने भी गुलाम का, सबको उसने एक मैनेज किया। फॉर दी पर्पज़ ही सेट अप 3, उस पर्पज़ के लिए उसने क्या 3 मार्केट बनाई दिल्ली में। मतलब मार्केट रिफॉर्म्स ये है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे लेके आए थे, वर्ल्ड में जाना जाता था उनको, सुई से लेके धागे, घोड़े सब को कंट्रोल कर गया। दिल्ली में 3 मार्केट बनाई, 1 मार्केट फॉर फूड ग्रेन्स, एक मार्केट फूड ग्रेन्स के लिए बनाई, सेकंड मार्केट कॉस्टली क्लोथ, महंगे कपड़े की बनाई, एंड थर्ड फॉर दी हॉर्सेस, घोड़ों के लिए, स्लेव्स के लिए, कैटल के लिए। ईच मार्केट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर कॉल्ड सहाना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मार्केट कंट्रोलर को क्या नाम था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, सहाना बोलते थे, सहाना। हु मेंटेन ए रजिस्टर, जो रजिस्टर मेंटेन करते थे व्यापारियों के लिए, एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल द शॉपकीपर्स को कंट्रोल करते थे, एंड प्राइजेस को। रेगुलेशन ऑफ द प्राइजेस स्पेशली फूड ग्रेन्स वाज ए कांस्टेंट कंसर्न ऑफ द मेडिवल रूरल। तो मेडिवल रूरल के लिए बहुत ही कांस्टेंट कंसर्न था, चिंता का कारण था उनको मेडिवल टाइम में, बिकॉज द सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन्स टू द टाउन। उसने क्या है अपने आदमियों के लिए सस्ते दामों पे राशन पहुंचाया। दे कुड नॉट होप टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ सिटीजन्स, वो ऐसा होप नहीं कर रहे थे कि सिटीजन्स को सपोर्ट करेंगे। द आर्मी स्टेशन देर, वहाँ पे आर्मी रखी, बट अलाउद्दीन हैड सम एडिशनल रीजन्स फॉर कंट्रोलिंग द मार्केट। उसके बहुत कुछ अलग रीजन भी थे मार्केट कंट्रोल करने के। द मंगोल इन्वेजन ऑफ दिल्ली हैड पिन पॉइंटेड, जो मंगोल इन्वेजन थे, अटैक थे दिल्ली पे, हैड पिन पॉइंटेड, उन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंटेड मतलब उस लोकेशन को पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दिया। एंड द नीड टू रेज ए लार्ज आर्मी टू चेक देम, उनको चेक करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी आर्मी बनाई। बट सम ऑफ एन आर्मी वुड सून एग्जॉस्ट हिज ट्रेजर्स अनलेस ही कुड लोअर द प्राइस। तो आर्मी तो खत्म हो जाती क्योंकि प्राइस कम नहीं होते, तो उसने इसलिए प्राइस कम किए। हैंस लोअर देयर सैलरी, उनकी सैलरी भी कम थी, बहुत बड़ी आर्मी थी तो उसको कम पैसे देता था, इसलिए उसने मार्केट को कंट्रोल किया ताकि वो सर्वाइव कर सके, उनको चीज़ सस्ती मिल सके। ये इस ऊपर वाले पैराग्राफ का क्रक्स है। उसने सैलरी भी कम की, अपने ऑब्जेक्टिव को उसने अलाउद्दीन प्रोसीड इन ए कैरेक्टरिस्टिकली थ्रू वे, मतलब अपने जो दूसरे कंट्री को जीतने की उसका एम्बिशन था उसको पूरा करने के लिए उसने सबकी बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी की अपनी सेना में, उनको पैसे कम दिए, फिर मार्केट कंट्रोल किया, सब चीज़ों को इसलिए किया था। टू रियलाइज दिस ऑब्जेक्टिव अलाउद्दीन प्रोसीड इन कैरेक्टरिस्टिक थोरो वे इन ऑर्डर टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेन्स। उसने इंश्योर करने के लिए फूड ग्रेन्स की सप्लाई को ही डिक्लेयर दैट लैंड रिवेन्यू इन द देव रीजन, दाओब रीजन में क्या लैंड रिवेन्यू था, दैट इन दिस एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम मेरठ नियर टू
यमुना टू दी बॉर्डर ऑफ करा नियर इलाहाबाद, यमुना से लेके मेरठ में जो इलाहाबाद में करा जगह है, वुड बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, स्टेट दिया जाता था, स्टेट को दिया जाता डायरेक्ट। द विलेज इन द एरिया वुड नॉट बी असाइंड इन इक्ता टू एनीवन, इक्ता सिस्टम यहाँ पे प्रचलित नहीं था लैंड का। फर्दर द लैंड रिवेन्यू वाज रेज्ड ए हाफ ऑफ प्रोड्यूस, लैंड रिवेन्यू को फसल का आधा कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिस वाज ए हैवी चार्ज था। अलाउद्दीन अडोप्टेड ए नंबर ऑफ मेजर्स, बहुत तरीके बनाए, विच सेल नोट लेटर, उसको नोट करेंगे बाद में, टू कोप अप दिस सिचुएशन, कोप करने के लिए सिचुएशन, बाय रेजिंग द स्टेट डिमांड एंड जनरली ओब्लिगिंग द पीसेंट टू पे इन कैश। तो उसने कहा कि भाई आप कैश में पे करो, और द पीसेंट वर फोर्स टू सेल देयर फूड ग्रेन्स एट ए लो प्राइस टू बंजाराज, तो बंजाराज को वो क्या सस्ते दामों में अपने फूड ग्रेन्स देते थे, हु वर कैरीड देम टू टाउन्स, और टाउन शहर में ले जाते, टू सेल देम द फिक्स प्राइस बाय द स्टेट, जो फिक्स प्राइस किया था स्टेट के द्वारा उनको बेचते हुए। टू इंश्योर दैट देयर वाज नो होर्डिंग ऑल, तो जमाखोरी नहीं थी अलाउद्दीन के टाइम पे। ऑल दी बंजाराज, तो जो व्यापारी थे उनको क्या बोलते थे, बंजाराज व रजिस्टर, उन्होंने रजिस्टर किया। एंड दिस एजेंट्स एंड द फैमिली, आड़ती की तरह काम करते थे बंजाराज। एंड फैमिली वर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वायलेशन, पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती थी जो बंजारा के वायलेशन पे। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका, एज ए फर्दर चेक द स्टेट इट सेल्फ सेटअप वारफेयर स्टॉक दैम फूड ग्रेन्स विच वर रिलीज वेन एवर दे वर ए फेमाइन। तो जैसे आज गवर्नमेंट इकट्ठा करती है अनाज को, वैसे भी उसी टाइम पे फेमाइन सूखा पड़ जाता था, राजा भी इकट्ठा करके उनको सप्लाई करता था, जैसे अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। ए थ्रेट ऑफ शॉर्टफॉल इन सप्लाई, अलाउद्दीन केप्ट हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म्ड, अपने आप को इन्फॉर्मेशन से अपडेट करता था, रहता था। वेरी हार्श पनिशमेंट देता था जो भी वायलेटर होता था या मतलब डिफाइड करता था, उसके रूल का उल्लंघन करता था। और फॉल्स वेट का कोई मेजर्स का, बरानी जो एक राइटर है, हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि दैट प्राइस वर नॉट अलाउड टू बी इंक्रीज बाई ए दाम और पैसा, एक पैसा भी नहीं बढ़ा सकते थे, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेमाइन, सूखे के टाइम पे भी। 10 वीट सोल्ड 7.5 जीतल सोर मैन, मतलब 7.5 जीतल का देता थे। बारले जो थे जो 4 जीतल का देते थे। गुड क्वालिटी राइस 5 जीतल का देते थे। बरानी सेज कहते हैं द परमियंस ऑफ प्राइजेस इन द ग्रेन मार्केट वाज ए वंडर ऑफ द एज, जो प्रचलित था या लोवेस्ट प्राइस था उस टाइम पे, फैला हुआ था उस टाइम पे। कंट्रोल ऑफ दिस, तो इसी पैराग्राफ का मैं करेक्ट बताता हूँ कि मार्केट रिफॉर्म्स उसके बहुत ही अच्छे थे। और एक क्वेश्चन वन लाइनर ये बन सकता है कि भाई उस टाइम पे मार्केट हाई ऑफिसर कंट्रोल करते थे, उसको साना बोलते थे, और जो मर्चेंट्स का रजिस्टर रखते थे उनके पास। और ऐसा था कि कोई सूखे के टाइम पे भी नहीं मिसयूज़ कर सकता था फसल का, और जितना भी प्राइस था वो हर चीज़ को पिन पॉइंट करता था प्रॉब्लम को। और इनके प्राइस ये क्वेश्चन में आ सकते हैं कि बारले का 4 जीतल था, 7.5 जीतल गेहूं का था। और बरानी कहते हैं कि उस टाइम पे जो प्राइस मार्केट के बिल्कुल स्टेबलाइज थे, क्योंकि उसको बहुत बड़ी आर्मी अपनी बनानी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे ऐसे काम करता था वो। द कंट्रोल ऑफ द प्राइसेस हॉर्सेज वाज इंपॉर्टेंट, घोड़ों का भी प्राइस कंट्रोल किया था, बिकॉज विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड हॉर्सेज, बिना घोड़ों की सप्लाई के रीजनेबल प्राइस ऑफ द आर्मी, द एफिशिएंसी कम होती फौज की, यही था। द पोजीशन ऑफ द सप्लाई ऑफ फोर्सेज हैड इम्प्रूव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। आपको पता है पहले भी हम डिस्कस करते हैं, गुजरात का एरिया का कंट्रोल हो गया, वहाँ से बंदरगाह थी, अरब से, टर्की से, यहाँ से घोड़े आते थे। गुड क्वालिटी हॉर्सेज कुड बी सोल्ड ओनली टू द स्टेट, गुड क्वालिटी हॉर्स घोड़े बेचे गए स्टेट्स को। द प्राइस ऑफ द फर्स्ट ग्रेड हॉर्स फिक्स्ड विद अलाउद्दीन वाज 100 to 100 टाका, 100 से 120 टाका फिक्स किया गया अच्छे घोड़ों का। वायलेटेड टू, जो गधा होता है, पोनी होता है, नॉट फिट फॉर द आर्मी कोस्ट, उनको 10 से 25 टाका में बेचा गया। द प्राइस ऑफ द कैटल एज वेल एज स्लेव वर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, स्लेव का प्राइस हो उनका रेगुलेटेड किया। द ब्रानी गिव्स अस देयर प्राइस इन द डिटेल, ब्रानी ने इनके प्राइस डिटेल में दिया है। द प्राइस ऑफ द कैटल एंड स्लेव्स मेंशन साइड बाय साइड इन बाय ब्रानी के द्वारा डिस्क्राइब किया। दिस शोज दैट स्लेवरी वाज एक्सेप्टेड इन द मेडिवल इंडिया एज ए नॉर्मल फीचर। तो मेडिवल इंडिया में स्लेवरी प्रेजेंट थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट कंट्रोल होती थी, बॉयज़ और लड़कियों को बेचा जाता था, स्लेव्स को बेचा जाता था। दिस शोज दैट स्लेवरी वाज एक्सेप्टेड इन द मेडिवल इंडिया इन नॉर्मल फीचर। कंट्रोल ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स स्पेशली द कॉस्टली क्लॉथ एंड परफ्यूम्स, जो महंगा कपड़ा था, परफ्यूम का था, वाज नॉट वाइटल फॉर द इस्लाम, जो सुल्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। हाउएवर देयर प्राइस वर आल्सो फिक्स, उनको फिक्स किया। प्रोबेबली इट वाज फैक्ट दैट हाई प्राइस इन दिस सेक्टर कुड अफेक्ट द प्राइस इन जनरल। ऐसा सोचा जाता था कि अगर इनके परफ्यूम वगैरह कपड़े के भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो जनरल प्राइस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए उनको भी कंट्रोल किया गया। इट माइट हैव बी डन इन ऑर्डर टू प्लीज द नोबिलिटी जो नोबल्स थे, उलेमा थे, वो अच्छे कपड़े पहनते थे। दैट्स वाई लाइक द अलाउद्दीन खिलजी have controlled such type of prices in the market also. We have told that large sum of money were advanced to मुल्तानी traders, जो मुल्तानी traders थे उनको बहुत सारा पैसा दिया गया
फॉर द फाइन क्वालिटी क्लोथ टू दिल्ली फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। वो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेकर आते थे दिल्ली में। एज ए रिजल्ट दिल्ली बिकम द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द फाइन क्लोथ। कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट बन गई थी दिल्ली। द प्राइस ऑफ विच वॉज फिक्सड एंड ट्रेडर्स ऑफ ऑल प्लेसेस फ्लॉक टू दिल्ली इन ऑर्डर टू बाई इट। मतलब वहाँ झुंड बना देते थे दिल्ली में खरीदने के लिए बहुत सारे ट्रेडर्स, व्यापारी। इट एट ए हायर प्राइस एल्सवेयर, मतलब बहुत अलग जगह से भी यह हाई प्राइस में रहता था। हाँ, और उन्हें सेल करते थे हाई प्राइस पे अलग अलग जगह पे। रियलाइजेशन ऑफ द लैंड रिवेन्यू इन कैश एनेबल्ड अलाउद्दीन टू पे हिज सोल्जर्स इन कैश। तो लैंड रिवेन्यू का उसने रियलाइजेशन किया, तो उसको इनेबल किया अलाउद्दीन को कि अपने सोल्जर्स को कैश में देते थे, पैसे देते थे कैश में। तो क्वेश्चन आ सकता है अलाउद्दीन अपने सोल्जर्स को कैसे पैसे देते थे? कैश में देते थे ही बात। और तो क्या थे, उनको लैंड इक्ता वगैरह देते थे पहले। इट वाज द फर्स्ट सुल्तान इन द सल्तनत टू डू सो। ऐसा पहला सुल्तान था जो दिल्ली में किया। अस्तावर, कावेलरी मैन बोलते थे अस्तावर। तो क्वेश्चन आ सकता है कावेलरी मैन को क्या बोलते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे? अस्तावर, असतवार बोलते थे, असतवार। हिज टाइम वाज पेड 238 टाकाज इन एरिया। 238 टाका बोल देते थे। एंड 20 टैगाज टू ए मंथ, टेंगोज इन द मंथ। तो टैगाज, टाका की आगे ऊपर क्या थी? जैसे पैसे का रुपया होता है वैसे ही टेंगोज होता था। इट अपीयर्स दैट, ऐसा दिखता है, ही वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हिमसेल्फ, हिज हॉर्स एंड हिज इक्विपमेंट आउट ऑफ दिस अमाउंट। इस पैसे से अपने को मेंटेन करता था, अपने घोड़ों को घोड़ों को टेक केयर करता था, उनके लिए चारा लेके आता था, उनके लिए फोरेज लेके आता था। फोरेज देखो, FORAG, फोरेज का मतलब होता है खुराक, चारा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, आपकी इंग्लिश भी यहाँ पे इम्प्रूव होगी पक्का। तो वो उसको मैनेज करते थे। इवन देन दिस वाज नॉट ए लो सैलरी, बहुत कम सैलरी नहीं थी। फॉर ड्यूरिंग अकबर टाइम व्हेन प्राइसेस वर फार हायर, अकबर के टाइम पे प्राइस बहुत बढ़ गए थे। ए मुगल कावलरी मैन रिसीव्ड ए सैलरी ऑफ अबाउट 20 रुपये ए मंथ। 20 रुपये एक महीने के मिलते थे मुगल टाइम पे, देखो अकबर के टाइम पे। एक्चुअली द टर्किश कावलरी मैन ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी वाज ऑलमोस्ट ए जेंटलमैन। जो जेंटलमैन थे उस टाइम पे, जो घुड़सवार थे, एंड एक्सपेक्टेड ए सैलरी विच वुड एनेबल हिम टू लिव एज सच। उनको ऐसे ही रहना है, नोबल रहना है, तो उनको अच्छी पैसे दिए जाते थे। इन व्यू ऑफ दिस इज, ऐसे देखते हुए द सैलरी फिक्स्ड बाय अलाउद्दीन वाज लो। अलाउद्दीन, अगर इस संदर्भ में देखें तो अलाउद्दीन के द्वारा फिक्स की थी कम। एंड द कंट्रोल ऑफ मार्केट वाज देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए नेसेसरी था कंट्रोल मार्केट का। तो आगे चलते हैं। हिस्टोरियन बरानी थॉट दैट द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अलाउद्दीन कंट्रोल ऑफ द मार्केट वाज हिज डिजायर, उसकी डिज़ायर थी, खुशी थी, टू पुनिश द हिंदूज सिंस मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वर हिंदूज। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या थे, हिंदू थे अलाउद्दीन के टाइम पे, उनको पनिश करना जाता था। इट वाज दे हु रिस्टोर्ड टू प्रॉफिटिंग इन द फूड ग्रेन। रिस्टोर्ड मतलब अपने पास स्टोर करके रखते थे। तो प्रॉफिटियरिंग क्या होता है? एंटी, आज भी आपने सुना होगा, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी होती है, जो मान लो पहले GST का कलेक्शन करता है, कोई 12% की चीज़ 8% की चीज़ 12% पे बेचता है, उसलिए प्रॉफिटिंग है, तो पैसा कमाता है जो फूड ग्रेन्स में एंड अदर गुड्स में। तो इसलिए उनको, हिंदू को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे किया गया था। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं, ऐसे बरानी बोलते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द ओवरलैंड ट्रेड टू, जो ज़मीन पे होता था वेस्ट टू सेंट्रल एशिया में, इन द हैंड्स ऑफ द खुरासीन्स, खुरासीन के अंडर था। हु वर मुस्लिम, खुरासीन मुस्लिम थे। एंड आल्सो मुल्तानीज, मुल्तानी भी थे। Many of whom were Muslims. Alauddin measures therefore affected these section also, a fact that Barani does not mention. तो भाई कुछ मुल्तानी भी थे, कुछ मुसलमान भी थे, उन्होंने भी कंट्रोल कर रखा था, ये बात है, ऐसा कुछ नहीं था। बरानी में भी लाइक वाज सेइंग रॉन्ग, बिकॉज हिस्ट्री क्या है, लाइक नाउ वी आर रीडिंग और हियरिंग द हिस्ट्री इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द टुडे, बट इफ़ यू वुड गो इन द पास्ट, मान लो आज मैं कुछ भी लिख दूंगा तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नो बडी नोज वट हैपन इन द पास्ट। कोई नहीं जानता कि पिछले पास्ट टाइम पे क्या हुआ। इट इज़ नॉट क्लियर दैट वेदर द मार्केट रेगुलेशन ऑफ अलाउद्दीन वर अप्लाइड ओनली टू दिल्ली। ये क्लियर नहीं था कि रेगुलेशन जो अलाउद्दीन के खाली अप्लाई थे दिल्ली पे, एंड आल्सो टू द अदर टाउन्स इन एम्पायर। बरानी टेल्स अस दैट रेगुलेशन कंसर्निंग दिल्ली वाज इंटेंडेड टू बी फॉलोड इन अदर टाउन्स आल्सो। जो दिल्ली में सिस्टम फॉलो हो रहा था वहाँ और जगह भी हो रहा था। इन एनी केस द आर्मी वाज स्टेशन नॉट ओनली इन दिल्ली बट इन अदर टाउन्स एज वेल, और टाउनों में, कस्बों में भी आर्मी बैठी हुई थी। हाउएवर वी डू नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू बी सर्टेन इन द मैटर। इस मैटर में हमारे पास अच्छे साक्ष्य नहीं है। इट इज़ क्लियर दैट वाइल द मर्चेंट्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स माइट हैव कंप्लेंट अगेंस्ट द प्राइस कंट्रोल, नॉट ओनली बाई आर्मी बट ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव बेनिफिटेड फ्रॉम द चीपर्स ऑफ द फूड ग्रेन्स टू अदर आर्टिकल्स। ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स में उनका विश्वास था कि वो भी बेनिफिटेड हो गए थे जो चीप फूड ग्रेन से अदर आर्टिकल थे। आगे चलते हैं कि किसान और खेती में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए उनके द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ द मार्केट अलाउद्दीन टुक इम्पोर्टेंट स्टेप्स। तो
इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, मार्केट कंट्रोल किया उसने, क्या क्या स्टेप्स आगे लिए इन द फील्ड ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू में क्या क्या किया? ही वाज द फर्स्ट मोनार्क, पहले राजा थे जो सल्तनत हु इंसिस्टेड दैट इन द दाव लैंड रेवेन्यू वुड बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरिंग द लैंड अल्टर कल्टिवेशन। जमीन को माप के ही वो उनसे कर लेता था, ये इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। दिस इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब ये है, इम्प्लाइड होता कि बिना कहे समझ जाना है। दिस इम्प्लाइड दैट द रिच एंड द पावरफुल इन द विलेजेस हु हैड मोर लैंड कुड नॉट पास देयर ऑन देयर बर्डन टू दी पुअर्स। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो अपना बर्डन क्या है नीचे वालों पे पास नहीं कर सकते, सब की ज़मीन एक इकट्ठी लैंड माप के ही कर लगता था, रेवेन्यू लगता था। अलाउद्दीन वांटेड टू दैट द लैंड लॉट ऑफ एरिया कॉल्ड खुद्स एंड मकदमाज, तो उनको खुद्स बोलते थे या मकदमाज बोलते थे, शुड पे द सेम टैक्स एज द अदर्स। खुद्स को और मकदमाज को सेम टैक्स पे करना होता था दूसरों की तरह उनकी लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग। दस दे हैड टू पे टैक्स इन मिल्च कैटल, मतलब जो भैंस दूध देने वाली कैटल थी वो देते थे। एंड हाउसेज लाइक द अदर्स, हाउसेज देते थे। एंड फोरगो अदर इलीगल सेसेस, जो एक्स्ट्रा कर लगाते थे उनको फोरगो छोड़ना होता था। विच दे वर इन द हैबिट ऑफ रिलाइजिंग, तो वो उसको इकट्ठा करते थे, मुकदमाज एंड खत्स। इन दी पिक्चर्सक्यू लैंग्वेज ऑफ द बरानी, बरानी जो चित्र बनाए थे उनके अकॉर्डिंग द खुद्स एंड मकदमाज कुड नॉट अफोर्ड टू राइड टू ऑन रिच कैप्रिजन्ड हॉर्सेज, दो ज़्यादा अच्छे खासे घोड़े थे सजे हुए, उन पे ये चल नहीं सकते थे। और द चू बैटल लीव्स, बीटल लीव्स जो होता है मतलब आपका पान का पत्ता, सुपारी का पत्ता वो चबाते थे। एंड दे बिकम सो पुअर, वो गरीब हो गए थे, दैट देयर वाइव्स हैड टू गो एंड वर्क इन द हाउस ऑफ मुस्लिम, वो मुस्लिम के घरों में काम करते थे, खुद सोन मकदमाज की वाइफ भी। द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय द स्टेट बेस्ड ऑन द मेजरमेंट कुड ओनली सक्सीड इफ द अमील्स, आमिल्स से जो एंड अदर लोकल ऑफिशियल वर होनेस्ट, अगर आमिल्स होनेस्ट हैं और लोकल होनेस्ट है तभी रियलाइज हो सकता है लैंड रेवेन्यू, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी मेजरमेंट्स माप तोल के ही कर लिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑल्दो अलाउद्दीन हैड गिवन दीज एलिमेंट्स सफिशिएंट सैलरीज टू एनेबल देम टू लिव इन कंफर्ट, अलाउद्दीन खिलजी दे चुके थे, सफिशिएंट सैलरी दे चुके थे उनको इनेबल करने के लिए, कंफर्ट में रहने के लिए। ही इंसिस्टेड दैट देयर अकाउंट शुड बी ऑडिट स्ट्रिक्टली, उन्होंने जोर दिया कि उनके अकाउंट हैं ऑडिट किए जाने चाहिए स्ट्रिक्टली। वी आर टोल्ड दैट सम स्मॉल डिफॉल्ट्स, जो हमें बताया गया कि कुछ स्मॉल कोई भी उल्लंघन करता था, डिफॉल्ट्स करता था, दे वुड बी बीटन, उनको पीटा जाता था एंड सेंट टू प्रिजन, और कैद में भेजा जाता था। बरानी सेज दैट देयर लाइफ हैड बिकम सो इनसिक्योर फॉर देम नो वन वाज विलिंग टू मैरी देयर डॉटर्स टू देम, तो उनको मतलब ऐसे बंदे को जो डिफॉल्टर था उनको शादी भी नहीं होती थी। नो डाउट दिस इज एन एग्जाजरेशन, ये कहते हैं कि भाई नो डाउट ये एग्जाजरेशन है, बरानी ने झूठ बोला होगा। एज नाउ गवर्नमेंट सर्विस आज कंसिडर्ड टू बी प्रेस्टिजियस, गवर्नमेंट सर्विस जैसे आज गवर्नमेंट सर्विस को देखा जाता है बहुत सम्मान से, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी सम्मान से देखा जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफिस रखते थे, वेदर दे वर हिंदूज और मुस्लिम, वर ईगरली सोट एज मैरिज पार्टनर्स, वर ईगरली सोट एज, तो उनको अच्छे से देखा जाता था एज ए मैरिज पार्टनर्स। ऑल्दो बरानी राइट्स, बरानी लिखते हैं एज इफ ऑल मेजर्स मेंशन अबोव डायरेक्ट सोलली अगेंस्ट द हिंदूज, अगर ऐसे जो भी तरीके अपनाए गए थे वो अगर डायरेक्टली अगेंस्ट होते हिंदूज़ के, इट इज़ क्लियर दैट दे वर इन द मेन डायरेक्ट अगेंस्ट द प्रिविलेज सेक्शन इन द कंट्री साइड, जो प्रिविलेज सेक्शन थे उनके अपोजिट में थे, हिंदू के अपोजिट में नहीं थे। बट दिस कैन हार्डली बी कंसिडर्ड ए सोशलिस्टिक मेजर, तो ये समाज के मेजर नहीं था, तरीका नहीं था। दे वर बेसिकली डिजाइन टू मीट एन एमरजेंसी सिचुएशन, एमरजेंसी सिचुएशन के लिए ऐसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बरानी का ये कहना है। एंड द डेंजर पोज बाय द मंगोल्स परहैप्स इट वुड हैव बीन, जो मंगोल्स खतरा पेश करते थे उनके खिलाफ होगा ऐसा, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अलाउद्दीन टू से कंट्रोल ओनली द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी सच एज फूड ग्रेन्स, उन्होंने पैसे को फूड ग्रेन्स के पैसे को प्राइस को कंट्रोल किया। बट एज कंटेम्प्रेरी राइटर बरानी सेज ही ट्राई टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का पैसा उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। कैप्स टू दी सोक्स, जूतों पे, कॉम्स, कंघे, वेजिटेबल सूप्स, चपाती, सब चीज़ पे। दे लेड टू वेक्सासियस लॉज, वेक्सासियस क्या होता है, चिढ़ाने वाला लॉज, विच वर सोट टू बी वायलेटेड, वो मतलब उनको रखा गया कि उनको उल्लंघन किया जाए। एंड लेड टू ड्रास्टिक पनिशमेंट एंड रिसेटमेंट, बहुत उससे क्या हुआ, बहुत सारे को पनिशमेंट मिली, रिसेंट में मतभेद हुआ। अलाउद्दीन एग्रेरियन पॉलिसी वाज सर्टेनली हार्श, तो उसकी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बहुत हार्श थी। एंड हैव अफेक्टेड द ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स आल्सो, जो नॉर्मल सामान्य कल्टिवेटर थे उनको भी चढ़ा दिया। बट इट वाज नॉट सो बर्डनसम, इतना बोझ नहीं था टू ड्राइव देम इनटू रेबेलियन और फ्लाइट, उनको मतलब लड़ाई करने के लिए उकसा दे, इतना बड़ा भी नहीं था। द मार्केट रेगुलेशन ऑफ अलाउद्दीन केम टू एंड, जो मार्केट के रेगुलेशन थे अलाउद्दीन के वो
समाप्त हो गए, बट इट डिड अचीव ए नंबर ऑफ गेन्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उसके। वी हैव टोल्ड बाय ब्रानी दैट रेगुलेशन एनेबल्ड अलाउद्दीन टू रेज ए लार्ज एंड एफिशिएंट कावलरी, बहुत सारे घुड़सवार इकट्ठे हो गए, विच एनेबल्ड हिम, उसको इनेबल किया, टू डिफीट सब्सिक्वेंट मंगोल्स ऑन स्लोट्स, तो बहुत सारे मंगोल्स को हराने में या उनको काटने में इसको हेल्प मिली, विद ग्रेट स्लोटर्स, उनकी हत्या कर दी मंगोल्स की, टू ड्राइव देम बियॉन्ड द इंडस, तो उनको ड्राइव कर दिया, भगा दिया इंडस के परे। द लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन मार्क्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द क्लोजर रिलेशनशिप विद द रूरल एरियाज, रूरल एरिया के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो गए थे। सम ऑफ हिज मेजर्स वर कंटिन्यूड बाय हिज सक्सेसर, उसके सक्सेसर के द्वारा भी आगे बढ़ाए गए। लेटर प्रोवाइडेड ए बेसिस फॉर द एग्रेरियन रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह एंड अकबर, को भी एग्रेरियन रिफॉर्म्स करने का तरीका मिला। फ्रेंड्स, आज बहुत लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि आज मैंने एक नया इनोवेशन किया है, क्योंकि वन ऑफ फ्रेंड आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब होल पैसेज विद इन दी ईजी लैंग्वेज में उसने कहा कि मुझे बताना चाहिए, दैट्स वाई आई टुक सो मच टाइम फॉर दिस वीडियो। अभी इस चैप्टर का जो 7th चैप्टर का पोर्शन कुछ बचा हुआ है, टुमारो आई वुड कवर दैट चैप्टर। आज के लिए इतना ही, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।